सब मेरे भोंदू होने का फायदा उठा लेते हैं। इस एक वीडियो को देख लिया तो इस चैप्टर से तुम स्कोर करोगे फुल मार्क्स, क्योंकि पूरे डाउट्स खत्म हो जाएंगे। द 3 ऑर्डर्स हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4। लिंक्स चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में, आपके फायदे की कुछ ना कुछ चीज वहां पे जरूर होती है। हम सीधे स्टार्ट करते हैं। कौन है ये 3 ऑर्डर्स? ऑर्डर्स का मतलब क्या होता है? इस चैप्टर में आप देखोगे सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस जो हमारे वेस्टर्न यूरोप में 9th से 16th सेंचुरी के टाइम पीरियड में आ रहे थे, उसको हम समझेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हमने पहले ही बात कर ली थी कि रोमन एम्पायर, वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ था 5th सेंचुरी में। उसके बाद जो जर्मेनिक ट्राइब्स थी, जर्मेनिक ट्राइब से मतलब प्रेजेंट डे जर्मनी का, आप बस वो मतलब समझ लेना कि भाई प्रेजेंट डे जर्मनी। जर्मेनिक ट्राइब्स जो हमारे नॉर्दर्न और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोपियन रीजन्स के जो ट्राइबल ग्रुप से जो जर्मेनिक लैंग्वेजेस बोला करते थे, उनको हम रेफर कर रहे हैं। तो इन जर्मेनिक पीपल जो थे, अब वो हमारे ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप से आ रहे थे और इन्होंने इटली, स्पेन और फ्रांस जैसे रीजन्स को कैप्चर कर लिया। अब पहले ये जो पूरा रीजन था ये रोमन एम्पायर के अंडर में हुआ करता था। एक यूनिफाइंग पावर थी जो इस पूरे रीजन पे डोमिनेट करती थी, लेकिन अब यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स आ गए हैं। तो उन अलग अलग ग्रुप्स के बीच में हमें कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलेगा। किस चीज को लेके? हिस्ट्री में एक मेजर रिसोर्स जिसके लिए हमेशा कॉन्फ्लिक्ट होता है वो है लैंड की। कौन कितना ज्यादा लैंड को कंट्रोल करेगा। तो इनके बारे में हमें यही देखने को मिलेगा कि ये जो नए ग्रुप्स हैं ये अपना सोशल ऑर्गेनाइजेशन, अपना मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन इसी तरीके से करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लैंड को ये लोग कंट्रोल कर सकें। एक चीज आपको याद रखना है कि जिन ग्रुप्स की इस चैप्टर में हम बात करेंगे, जिस रीजन की इस चैप्टर में हम बात करेंगे, उनपे हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। किसका? हमें जर्मेनिक कस्टम्स का इन्फ्लुएंस उनपे देखने को मिलेगा। यहाँ पे पुराना जो रोमन एम्पायर था उसका हमें इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और एक इन्फ्लुएंस का एग्जांपल है क्रिश्चियनिटी, जिसकी इस चैप्टर में हम भर भर के बात करने वाले हैं। 4th सेंचुरी से क्रिश्चियनिटी रोमन एम्पायर का ऑफिशियल रिलीजन था। अब क्रिश्चियनिटी चलता रहा, रोमन एम्पायर भले ही खत्म हो गया हो, क्रिश्चियनिटी अभी भी प्रमोट हो रहा था। तो सेंट्रल और नॉर्दर्न यूरोप में धीरे धीरे क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा पावरफुल होने लगा। चर्च की इस चैप्टर में हम बात करेंगे कैसे चर्च जो था उसके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था, बहुत सारी पॉलिटिकल पावर हुआ करती थी यूरोप में। द 3 ऑर्डर्स, ऑर्डर्स के लिए टर्म आप यूज कर सकते हो। द 3 सोशल ग्रुप्स जिसकी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। कौन है वो 3 ग्रुप्स? एक ग्रुप है क्रिश्चियन प्रीस्ट का, फिर आ जाती है हमारी लैंड ओनिंग नोबिलिटी क्लास, नोबल्स का ग्रुप, ये भी काफी पावरफुल थे। और फिर थर्ड है पेजेंट्स का ग्रुप। इस चैप्टर में इन्हीं 3 ग्रुप्स के हम चेंजिंग रिलेशंस की बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे इनके चेंजिंग रिलेशंस ने यूरोप की हिस्ट्री को बहुत हद में शेप किया। पिछले 100 सालों में बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इस जगह की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने में काम किया है। लिखा है विलेज बाय विलेज, मतलब बहुत स्पेसिफिक डिटेल्स में जाके इस हिस्ट्री को हमने रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी है। हिस्ट्री ऑफ मिडिएवल पीरियड ऑफ यूरोप। मिडिएवल पीरियड मतलब क्या होता है? जो एंशिएंट और मॉडर्न के बीच का जो मिडिएवल, मिडल एजेस होती है, उसको हम मिडिएवल पीरियड बुलाते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया का मिडिएवल पीरियड अलग हो सकता है। यूरोप की अब हम बात करें तो 5th से लेके 15th सेंचुरी का जो पीरियड है उसको हम मिडिएवल पीरियड यहाँ का बुलाते हैं, जिसकी इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमें मिडिएवल पीरियड से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बहुत सारे लैंड ओनरशिप के डिटेल्स देखने को मिलते हैं, प्राइसेस और लीगल केसेस के हमें डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल चर्च जो था वो बर्थ्स और मैरिजेस और डेथ्स, इन सारी चीजों के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था, जिससे हमें पता चलता है कि भाई फैमिलीज का स्ट्रक्चर कैसा होता होगा, कैसी सोसाइटीज में पॉपुलेशन वगैरह के बारे में हमें डिटेल पता चलती है। इंस्क्रिप्शन का मतलब याद रखें, किसी भी हार्ड सरफेस का जो हमें टेक्स्ट देखने को मिलता है उसको हम इंस्क्रिप्शन बुलाते हैं। अगर कोई पेज में डॉक्यूमेंट मिलेगा तो उसको हम डॉक्यूमेंट बुला सकते हैं। किसी बंदे ने ट्रेवल अकाउंट लिखा है तो उसको आप अकाउंट बुला सकते हो, उसका जर्नल बुला सकते हो। तो ऐसे थोड़े थोड़े वर्ड्स हैं, अलग अलग जगहों पे आप नोटिस कर सकते हो हिस्ट्री में हमेशा ही। तो इंस्क्रिप्शन मतलब तो पता ही होना चाहिए। तो जो चर्चेस में हमें इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, इससे हमें ट्रेडर्स के एसोसिएशंस के बारे में पता चलता है। चैप्टर में आगे देखेंगे हमें सॉन्ग्स और किस्से कहानियां सुनने को देखने को मिलते हैं, जिससे हमें फेस्टिवल्स और सोसाइटी में क्या क्या एक्टिविटीज की जाती होगी, कम्युनिटीज क्या क्या करती होंगी, उनके बारे में पता चलता था। आगे जाके ये इंट्रोडक्शन है, आगे जाके हर एक इस पॉइंट को हम आगे जाके बहुत डिटेल में देख रहे होंगे। तो हिस्टोरियंस जो है वो सारे सोर्सेस का यूज करते हैं यहाँ की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, यहाँ की सोशल और इकोनॉमिक लाइफ को समझने के लिए। और लॉन्ग पीरियड में जैसे कि
पॉपुलेशन चेंजेस जो आ रहे हैं, जो हमारे डेमोग्राफिक चेंजेस है, उनको समझने की कोशिश करते हैं। जो शॉर्ट पीरियड्स में चेंजेस आते हैं कि भाई किसी जगह पर रिवोल्ट हो गया, एक रिबेलियन कर दिया पेजेंट्स ने, तो उसको भी हम इस चैप्टर में, दोनों ही चीजों को हम बहुत डिटेल में आगे जाके देख रहे होंगे। अब यहाँ पे एक नाम है, एक फ्रेंचमैन मार्क ब्लॉक का। जो मार्क ब्लॉक साहब है, ये एक स्कॉलर है जिन्होंने फ्यूडलिज्म क्या है शॉर्ट में अभी के लिए समझ लो, एकदम सिंपलिस्टिक डेफिनेशन, जो हमें रिलेशन देखने को मिलेगा नोबल्स और पेजेंट्स के बीच का, वो हमारा फ्यूडलिज्म है, जो हमारे मिडिएवल यूरोप का की फीचर था। मार्क ब्लॉक, इनका टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर एमसीक्यू वगैरह में आता है तो आप टिक करके आएंगे ये वाला डेट। मार्क ब्लॉक ने क्या बोला कि पॉलिटिकल हिस्ट्री या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर ग्रेट पीपल की जो हिस्ट्री है, सिर्फ ये हिस्ट्री नहीं होती है कि भाई आपने पॉलिटिकल लिनिएजेस स्टडी कर लिए या फिर आपने जो पावरफुल फिगर्स थे सिर्फ उनकी स्टडी कर ली। इसको बस हिस्ट्री थोड़ी ना बुला सकते हैं। हिस्ट्री में तो आपको बाकी चीजों की स्टडी करना पड़ेगा, जैसे कि ज्योग्राफी जो ह्यूमन लाइफ को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, या फिर अलग अलग सोशल ग्रुप्स का कलेक्टिव बिहेवियर। तो जो ऑर्डिनरी लोग हैं, जो ऑर्डिनरी ग्रुप्स है, उनकी भी हिस्ट्री आपको रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ये बोला हमारे ब्लॉक भाई ने। जो हमारा ब्लॉक था, ब्लॉक भाई, उनका यहाँ पे अगर पास में देखोगे तो यहाँ पे चश्मा लगा के देखो तो ये जो है हल्का सा टिल्टेड लिखा हुआ है, विच शोज कि ब्लॉक भाई का ये टेक्स्ट था। तो ब्लॉक भाई का टेक्स्ट कौन सा था? फ्यूडल सोसाइटी, जिसमें उन्होंने बताया यूरोपियन सोसाइटी के बारे में, स्पेसिफिकली फ्रेंच सोसाइटी के 900 यानी कि 10th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के पीरियड में क्या चीजें चल रही थी, सोशल रिलेशंस कैसे थे, हायरार्कीज क्या थी, कौन ऊपर था कौन सा ग्रुप नीचे था, लैंड मैनेजमेंट कैसे किया जाता था, पॉपुलर कल्चर कैसे क्या था सोसाइटी में, क्या ट्रेडिशंस फॉलो किए जाते थे। लेकिन ट्रेजिकली हिज करियर वाज कट शॉर्ट बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजीज ने इनको शॉट डेड, इनको ऑफ कर दिया था। अब ये तो इंट्रोडक्टरी पार्ट हो गया, हम बढ़ते हैं हमारे मेन चैप्टर पे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जरा इस मैप को देख लो। ये मैप कहाँ है? ये है अफ्रीका, यहाँ पे हमारा इंडिया है, ये है हमारा यूरोपियन रीजन। तो ये है हमारा गॉल, गॉल लिखा हुआ है। क्या है गॉल? फ्रांस का पुराना नाम। ये हमारा जो फ्रांस का रीजन है और उसके आसपास का जो पूरा रीजन है उसको गॉल बुलाया जाता था। ये हमें जर्मनी का रीजन देखने को मिल रहा है। ये है इंग्लिश चैनल, जो वाटर बॉडी है हमारे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में। इतना समझ लिया है, अब चैप्टर समझोगे तो ये चीजें इजी लगेंगी। फ्यूडलिज्म क्या है? फ्यूडलिज्म का क्वेश्चन आएगा जो यही पूछेगा कि डिस्क्राइब फ्यूडलिज्म, तो सीधे लिख के आ जाना। जो इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल और सोशल रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है मिडीवल सोसाइटी में हमारे यूरोप के, उसको बुलाया गया है फ्यूडलिज्म। अब फ्यूडलिज्म जो टर्म है वो एक जर्मन वर्ड फ्यूड से आता है, जिसका मतलब है पीस ऑफ लैंड। ये एमसीक्यू में आ सकता है, वरना आप अपने आंसर में भी लिख के आएंगे। ये हमने देख लिया है। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है कि मिडीवल जो पीरियड है वो किस टाइम पीरियड को हम बुलाते हैं। तो 5th से 15th सेंचुरीज हमारे यूरोप का मिडीवल पीरियड लास्ट करता है। यहां से ये याद रखना कि एक साथ जो पूरा फ्यूडलिज्म की जो फीचर्स थे वो हमें हर जगह देखने को नहीं मिलते। धीरे से कहीं स्टार्ट हुआ, फिर बाकी जगहों पे फैलना चालू हुआ, पूरा ओवरऑल हमें यूरोप के रीजन के हमें ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली देखने को मिलते हैं, विच डेवलप्ड स्टार्टिंग इन फ्रांस, फिर इंग्लैंड में फैला, फिर सदर्न इटली के रीजन में भी हमें ये फीचर्स देखने को मिलने लगे। अपन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से फ्यूडलिज्म को समझे तो बेसिकली वो सिस्टम है जहां पे लॉर्ड्स और पेजेंट्स का हमें एक बॉन्ड देखने को मिलता है, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एक सोशल रिलेशन देखने को मिलता है, जिसके थ्रू प्रोडक्शन कराया जा रहा है। अब वो क्या है वो कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली जो पेजेंट्स हैं वो अपने खुद के लैंड में और लॉर्ड के लैंड में काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं। उसके बदले में जो लॉर्ड है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। यही लिख के आना कि पेजेंट जो है वो लेबर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं एंड जो लॉर्ड जो है वो मिलिट्री प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज तो इकोनॉमिकली तो ये हो गया, लेकिन बाकी एरियाज में, बाकी स्पीयर्स ऑफ लाइफ में ये फ्यूडलिज्म कैसे पहुंचा? जो लॉर्ड्स थे वो जुडिशियल फीचर्स भी परफॉर्म करने लग गए, मतलब वो डिसीजन मेकिंग करने लग गए, वो एडमिनिस्ट्रेशन का काम करने लग गए। तो जब ये सब करने लग गए लॉर्ड्स, तो हमें देखने को मिलता है सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि सोशल और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ को भी फ्यूडलिज्म अब टच कर रहा था। फ्यूडलिज्म के बारे में क्वेश्चन में एक पॉइंट लास्ट में ये भी लिख के आना कि इसके रूट्स हमें रोमन एम्पायर में देखने को मिल जाते हैं, फ्रेंच किंग शार्लेमेन के हमें रूल में देखने को मिल जाते हैं कि फ्यूडलिज्म के कुछ फीचर्स तो थे, लेकिन फ्यूडलिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ एस्टेब्लिश होता है 11th सेंचुरी के बाद हमारे यूरोपियन रीजन में। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना है, फ्री मटेरियल किसको नहीं चाहिए? तुमको भी चाहिए, सबको चाहिए। 11th क्लास का नहीं मिलता है कहीं पे, एक्सेप्ट फॉर वन प्लेस जो कि खदान है फ्री मटेरियल
मटेरियल की, जहाँ पे क्वेश्चंस मिलेंगे, जहाँ पे नोट्स मिलेंगे, जहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा, वो है द ट्विन ब्रोज का टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम खोलना, वहां पे सर्च करना द ट्विन ब्रोज, आपको मिल जाएगा। ह्यूमैनिटीज का बेस्ट स्पेस जहाँ पे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, मैं बता भी नहीं पा रहा हूँ, इतना कुछ तुमको मिल जाएगा। 11th में 12th में तुमको हेल्प करेगा, तो उसको ज्वाइन करके रखो। अगर नहीं समझ में आता है कैसे ज्वाइन करना है, वैसे तो सिंपल है, सर्च बस करना है, लेकिन नहीं समझ में आता तो नीचे व्हाट्सएप मिल रहा है, वहां पे भी पूछ सकते हो, हम गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं, तो ज्वाइन जरूर कर लेना। ये टॉपिक में एकदम छोटी छोटी सी फ्रांस और इंग्लैंड की हिस्ट्री दी हुई है, जिसका क्वेश्चन खुद का आ सकता है, तो क्या लिखोगे? पहले तो हमें देखने को मिल रहा है द टर्म गॉल। गॉल जो कि एक हमारे रोमन एम्पायर की प्रोविंस था। अब इसके ज्योग्राफी के बारे में बताया गया है कि एक्सटेंसिव, टू एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन्स। कोस्ट लाइन मतलब समझते हो ना कि भाई एक लैंड का एरिया जो सी या ओशन बॉडी से कनेक्टेड है, उसको हम कोस्ट लाइन बुलाते हैं। दो बड़ी कोस्ट लाइन थी, प्लस हमें यहाँ पे माउंटेन रेंजेस, बड़े बड़े रिवर्स, फॉरेस्ट और ट्रैक्ट्स ऑफ प्लेन्स। ट्रैक्ट भूल जाओ तो एक्सपांसेस ऑफ प्लेन, वो भी भूल जाओ तो लार्ज एरियाज ऑफ प्लेन, हमें वो भी देखने को मिलता है, जहाँ पे फर्टिलिटी बहुत ज्यादा थी, एग्रीकल्चर हो सकता था। तो पहले ज्योग्राफी का एक पॉइंट बना के आ जाना। उसके बाद लिखना कि एक जर्मेनिक ट्राइब थी फ्रैंक्स, और इन लोगों ने गॉल रीजन को कैप्चर कर लिया और इनके नाम पे गॉल का नाम पड़ा फ्रांस। 6th सेंचुरी से ये जो रीजन था, यहाँ पे किंगडम चल रहा था फ्रेंच किंग्स का। फ्रैंकिश किंग्स जो कि फ्रैंक ओरिजिन के थे, उन किंग्स का यहाँ पे अब डोमिनेंस चल रहा था। एंड ये जो किंग्स थे, ये क्रिश्चियन एसोसिएशन वाले थे। ये बेसिकली अब चर्च से बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे, और ये जो चर्च के साथ इनका लिंक था, ये और भी ज्यादा स्ट्रेंथन हो गया जब 9th सेंचुरी में 800 में पोप कौन होते हैं? जो हमारे यहाँ के चर्च के रिलीजियस लीडर, आप इनको बुला सकते हो, जो सबसे हेड पोजीशन में हमारे प्रीस्ट होते हैं, हमारे पोप साहब। इन्होंने किंग शार्लेमेन को होली रोमन एम्परर का टाइटल दे दिया टू इंश्योर हिज सपोर्ट। अब बेसिकली चर्च भी चाहता है कि राजा जी का सपोर्ट उसको मिले, राजा जी भी चर्च से खुद को एसोसिएट कर रहे हैं। ऐसा ही चीज हमें बाइजेंटाइन, याद है ना, पिछले चैप्टर में ही देखा, पिछले चैप्टर में देखा है बेजेंटियन एम्पायर के बारे में। वहां पे भी सिमिलर सीन था, वहां के जो एम्पायर थे, उनका भी ऐसा ही हमें चर्च से रिलेशन देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे भी हो रहा है। फिर थोड़ा सा इंग्लैंड के बारे में बताया है। अब इंग्लैंड के बारे में देखने के पहले वही पीछे आ जाओ, यहाँ पे दो चीजें देख लो। पहली चीज, इसके बारे में मैंने बता दिया कि एक चैनल के अक्रॉस यहाँ पे इंग्लैंड स्कॉटलैंड का हमें आइलैंड देखने को मिल रहा है, और फ्रांस के नॉर्दर्न रीजन में हमें नॉर्मैंडी प्रोविंस, नॉर्मैंडी रीजन देखने को मिलता है। तो वही चीज बताई गई है कि अक्रॉस अ नैरो चैनल, हमारा इंग्लिश चैनल के परे है हमारा इंग्लैंड स्कॉटलैंड आइलैंड, जिसमें अब 11th सेंचुरी के बाद अ ड्यूक फ्रॉम फ्रेंच प्रोविंस ऑफ नॉर्मैंडी, मतलब ड्यूक मतलब क्या, आप राजा बुला लो, आप एक प्रिंस बुला लो, आप एक लॉर्ड बुला लो, जो कि नॉर्मैंडी रीजन का था, अब वो जाके डोमिनेट कर रहा है इस इंग्लिश रीजन को। इतना ही दिया हुआ है, क्वेश्चन अगर आता है तो एक्सप्लेन करके आ जाना। और ये देख लो, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है। मेरा रिकमेंडेशन छोटा सा इतना है कि इसको बस एक बार रीड मार लो, इसमें कुछ भी नहीं है, बस डेट 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 बताई हुई है। यहां से स्टार्ट होते हैं शायद इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसका पहले का टाइटल है द थ्री ऑर्डर्स। फ्रेंच प्रीस्ट का मानना क्या बन रहा था कि सारे जो लोग हैं इस वर्ल्ड के, वो किसी ना किसी एक ऑर्डर को बिलोंग करते हैं, इन तीन में से किसी एक सोशल ग्रुप को बिलोंग करते हैं। एंड वो तीन सोशल ग्रुप्स क्या है? क्लर्जी, प्रीस्ट लोग हमारे, नोबिलिटी और पेजेंट्री क्लास। अब इनका कहना यह बन रहा है कि सारे लोग अपने अपने काम के हिसाब से अलग अलग डिवाइडेड हैं, जिसके बारे में एक बॉक्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके पहले अबे एबे टर्म को देख लो। एबे मतलब होता है एक मोनास्ट्री की, एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की, एक कन्वेंट की हम बात करें तो उसको हम एबे बुला सकते हैं। और उसकी जो हेड होती है, अगर फीमेल है तो एबिस, मेल है तो एबट। तो 12th सेंचुरी में एबिस हिल्डेगार्ड जी बोल रही हैं, क्या बोल रही हैं कि कौन ऐसा होता है जो सारे अपने गधे घोड़ों खच्चरों को सेम स्टेबल में रखता है? कोई नहीं। आप गधों को अलग रखते हो, घोड़ों को अलग रखते हो, शीप बफेलो गोट पिग को अलग रखते हो। तो ये इंपॉर्टेंट है सबको अलग अलग रखना, ताकि वो अलग अलग ग्रुप्स एक दूसरे को डिस्ट्रॉय ना कर दें। इन्होंने बोला है कि भगवान सबको इक्वली प्यार करते हैं, लेकिन उन्होंने इक्वलिटी नहीं बनाई है। वो सब लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाए हैं, कोई ऊपर है कोई नीचे है, इसलिए सबको अलग अलग होना इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन डायरेक्टली तुमसे पूछेगा नोबिलिटी के बारे में, तुमको क्या क्या पता है सब कुछ बताओ। यहाँ पे इंट्रोडक्टरी लाइन तुम लिख सकते हो। जो प्रीस्ट थे, जिनका ये ऑर्डर वाला सिस्टम था, उन्होंने खुद को फर्स्ट ऑर्डर में रखा था, और नोबल्स को, जो नोबिलिटी क्लास थी, वो थी सेकेंड ऑर्डर में। लेकिन जैसे हमारे इंडिया के सिस्टम में था ना कि ब्राह्मण्स ने जो हमारा वर्ण सिस्टम बनाया था, ब्राह्मण टॉप में थे, फिर क्षत्रियास थे। लेकिन एक्चुअल में जो क्षत्रियास थे वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर
थे हमारी सोसाइटी के, जनरली उनकी कंडीशन ब्राह्मण से नीचे नहीं होती थी, इक्वल या फिर ऊपर ही होती थी। वैसे ही हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि जो नोबिलिटी क्लास थी, इन प्रैक्टिस इन रियलिटी इनका जो रोल था वो बहुत ज्यादा सेंट्रल रोल था हमारी सोसाइटी में, और सोसाइटी में ये बहुत सारे लैंड को कंट्रोल करते थे एंड हेंस बहुत ज्यादा पावर को होल्ड किया करते थे। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनका कंट्रोल आता कहां से, कैसे इनको इतना ज्यादा पावर सोसाइटी में मिल गया? इट वॉज एन आउटकम, इट वॉज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ वेसलेज। अब ये वेसलेज क्या होता है, ये टर्म आपको क्लियर होना चाहिए इस फ्यूडल सोसाइटी के स्ट्रक्चर को समझने के लिए। बेसिकली यहाँ पे जो किंग्स हैं, जो नोबल्स हैं, किंग्स नोबल से वेसलेज से कनेक्टेड है, नोबल्स अपने अंडर में पेजेंट से वेसलेज से कनेक्टेड है। तो इस पूरे टर्म को धीरे धीरे हम यहाँ पे एक के बाद एक लेयर्स की तरह अनफोल्ड कर रहे होंगे। तो पहला लाइन आप एक्सप्लेन करते समय यही लिखना कि जो किंग्स ऑफ फ्रांस हैं वो अपने लोगों से इस वेसलेज के सिस्टम के थ्रू, इस वेसलेज के थ्रू कनेक्टेड है, और ये जो सिस्टम है ये पहले का जो जर्मेनिक पीपल का जो कस्टम है वहां पे भी चल रहा होता है, जिसमें से फ्रेंक्स का जो ग्रुप है वो एक जर्मेनिक ट्राइब है, तो उन लोगों ने भी यहाँ फ्रांस में इसी सिस्टम को अप्लाई करना चालू कर दिया है। इस चीज को ना हम यहाँ जरा साइड में आके समझते हैं। अब ये हमारा किंग है, किंग के अंडर में जो वेसल्स हैं वो कौन है, हमारे नोबल्स, हमारी नोबिलिटी क्लास। नोबिलिटी के अंडर में भी हमें वेसल्स देखने को मिलेंगी, जिस इस लेयर को ना हम धीरे धीरे, जो वेसलेज की पूरी लेयर है, आगे वाले टॉपिक्स में और धीरे धीरे करके एक एक लेयर को अनफोल्ड करेंगे, लेकिन अभी बेसिक समझ लो। अब इसके अंडर में है ये, इसका मतलब क्या है, ये इसका वेसल है, इसका मतलब ये है कि किंग इसको लैंड दे रहा है और उसके बदले में नोबल्स उसको लॉयल्टी दे रहा है कि भाई हम आपके अंडर में हैं, हम आपके लिए लॉयल रहेंगे, हमारी जो आर्मी वगैरह होगी वो भी आप यूज कर लेना अगर आपको जरूरत पड़े तो। यहाँ पे हमें एक बॉन्ड देखने को मिल रहा है, एक रिलेशन देखने को मिल रहा है। ये है हमारा वेसलेज जो हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट था। तो इसके बारे में क्या पता होना चाहिए, बेसिकली एक सिस्टम ऑफ कनेक्शन था इन लोगों के बीच में, और जो नीचे हमें वेसल्स देखने को मिल रहे हैं और उनके जो ऊपर है इनके बीच में हमें एक रिलेशन देखने को मिल रहा है, जिसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आप एक्सप्लेन करोगे जो नोबल्स हैं, जो हमारे बिग लैंड ओनर्स है सोसाइटी के, ये किंग के वेसल्स हैं, और इन नोबल्स के अंडर में हमें पेजेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि अब इन नोबल्स के वेसल्स हैं। तो हमें एक हायरार्की देखने को मिल रही है कि भाई किंग के वेसल्स नोबल्स, नोबल के वेसल्स पेजेंट्स। हमारे जितने भी नोबिलिटी क्लास के लोग थे, जो नोबल मैन थे, ये अपने किंग को एज इज सेन्योर, एज इज लॉर्ड एक्सेप्ट करते थे कि भाई आप हमारे सेन्योर हो। यहाँ पे लॉर्ड टर्म कहां से आता है? लॉर्ड टर्म आता है एक दूसरे वर्ड से जिसका मीनिंग है जो ब्रेड प्रोवाइड करता है उसको आप लॉर्ड बुला सकते हो। ब्रेड बेसिकली यहाँ पे स्टेपल है यहाँ का, तो जो आपको खाना पीना, दाना पानी जो आपको दे रहा है वो आपका लॉर्ड है, वो आपका सेन्योर है। इस आंसर में अगर आप चाहें तो जो मैंने फ्लो चार्ट समझाया है वो भी बना सकते हो, और लिख के आना वहां पे कि जो ऊपर है वो अपने वेसल को क्या प्रोवाइड कर रहा है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में जो वेसल है वो लॉयल्टी प्रोवाइड कर रहा है, बेसिकली अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, अपनी मिलिट्री प्रोवाइड कर रहा है, जो भी है वो अपने ऊपर वाले की तरफ लॉयल है। अब यहाँ पे आप लिख के आना कि इस रिलेशनशिप में हमें काफी इलेबोरेट रिचुअल्स, काफी ज्यादा डिटेल्ड एंड सिंबॉलिक रिचुअल्स परफॉर्म होते हुए देखने को मिलते हैं, प्लस वाउस वगैरह, जैसे कि होता है ना कोर्ट में, मैं अपनी गीता के ऊपर शपथ रख के बोल रहा हूँ जो कहूंगा सच कहूंगा, वैसे ही टाइप्स का कि चर्च में, अब यहाँ पे चर्च में होगा, चर्च में बाइबल के सामने आप वाउस ले रहे हो कि भाई हम आपकी तरफ लॉयल रहेंगे, ये वो। ऐसे ही जब आपको लैंड वगैरह दिया जा रहा है, जब ये रिलेशन स्टेब्लिश किया जा रहा है, तब क्या क्या होता था? पहले आपको एक रिटर्न चार्टर, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट दिया जाता था कि भाई ये हमारे बीच का रिलेशन है, या फिर आपको स्टाफ, शायद कभी स्टाफ जगलिंग देखी हो, स्टाफ स्पिनिंग देखी हो, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते होते तो देखा ही होता, क्योंकि एट सम पॉइंट आई वाज रियली इनटू स्टाफ स्पिनिंग। स्टाफ बेसिकली हम एक स्टिक को बुलाते हैं, स्टाफ इनको दिया जाता था विच वाज अ सिंबल कि भाई आप इस रिलेशनशिप में आ चुके हो। तो काफी सारी सिंबॉलिक रिचुअल्स वगैरह यहाँ पे परफॉर्म किए जाते थे। कभी कभी क्लॉड ऑफ अर्थ, बेसिकली एक मिट्टी का टुकड़ा इनको पकड़ा दिया जाता था कि ये लो, ये सिंबलाइज करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने आपको ये लैंड दिया है, आप हमारे वेसल हैं। इतना लिखने के बाद एक्सप्लेन करके आना कि जो नोबल्स होते थे सोसाइटी में, जो किंग के वेसल्स हैं, ये काफी एक प्रिविलेज स्टेटस सोसाइटी में होल्ड करते थे। इनके पास, इनको जो प्रॉपर्टी दी है इनके ऊपर मालिक, इनके मास्टर ने, उस प्रॉपर्टी में इनके पास कंप्लीट कंट्रोल होता था इन परपेचुइटी। ये टर्म याद रख सकते हो, इन परपेचुइटी मतलब हमेशा हमेशा के लिए इनको मिलता था, टेम्पररीली नहीं बल्कि परमानेंटली इनको इनका लैंड मिल जाया जाता था। एंड अपने लैंड में ये अपने, यहाँ पे एक टर्म आया है जिसको आपको याद रखना
रखना, इस चैप्टर के सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट पेज में टर्म वापस से आएगा, तब भूलना नहीं है। वो टर्म है फ्यूडल लेवीज। मतलब क्या? फ्यूडल लेवीज वो आर्मीज, वो ट्रूप्स हैं जो ये नोबल्स वगैरह अपने होल्ड किया करते थे, अपने रेज करते थे। अब ये जो फ्यूडल लेवीज है, वो मास्टर चाहे तो, वो किंग चाहे तो वो बोल सकता है कि भाई हमें वॉर करने जाना है, अपनी फ्यूडल लेवीज लेके आओ, तुम्हारी आर्मी लेके हम वॉर करने जाएंगे। तो ये वैसेलेट सिस्टम में हमें देखने को मिलता है, क्योंकि आप लॉयल हो अपने मास्टर की तरफ, तो आपको इनके ऑर्डर्स वगैरह मानने पड़ेंगे। तो ये फ्यूडल लेवीज टर्म लिख के आना कि वो लोग अपने ट्रूप्स वगैरह भी रेज कर सकते थे। हम बात कर रहे हैं हमारी नोबिलिटी क्लास की, जो कि वेसल हमारे किंग की। यहाँ पे एक पॉइंट और मुझे समझाना है। ऊपर जस्ट अभी हमने देखा कि जो किंग है उसके लिए सीनियर और लॉर्ड टर्म यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर से लॉर्ड टर्म लिखा हुआ है, और यहाँ पे हम रेफर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम नोबल मैन की। ये जो लॉर्ड टर्म है वो रिलेटिवली अलग अलग जगहों पे किसी भी अथॉरिटी फिगर के लिए यूज किया जा सकता है, लेकिन ज्यादातर लॉर्ड टर्म हम नोबल्स के लिए ही यूज कर रहे होंगे। यहाँ पे नोबल्स है हमारे लॉर्ड, और इनके अंडर में, उनके लैंड में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके ये लॉर्ड हैं, तो इसलिए उनके लिए लॉर्ड टर्म यूज किया जा रहा है। अब अपने लैंड में जहां पे इनके पास कंप्लीट एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, वहां पे कोर्ट्स ऑफ जस्टिस भी स्टैब्लिश करते हैं, बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन का काम, डिसीजन मेकिंग का काम भी कर रहे हैं, प्लस ये यहाँ पे खुद की मनी भी इशू कर सकते हैं। जो लॉर्ड है हमारे यहाँ के, जो नोबल्स है जिनको राजा जी ने अपने वेसल बनाए हैं और काफी सारा लैंड उनको दे दिया है, तो अपने लैंड में जो लॉर्ड्स, जो नोबल मैन है, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं उन सबके ऊपर ये लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं। जितना भी वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड है इनका, उसके अंदर इनके खुद के ड्वेलिंग्स, खुद के घर वगैरह हुआ करते थे, इनके खुद के प्राइवेट फील्ड होते थे, पास्चर लैंड इनके अंडर में होते थे जहां पे ये जानवर वगैरह घास खाने का काम करते थे। इसके अलावा इनके अंडर में जो टेनेंट पेजेंट है, पेजेंट्स के लिए टेनेंट पेजेंट टर्म यूज किया गया है, क्योंकि आप देखोगे टेनेंट मतलब होता है किराएदार। आप देखोगे कि जो पेजेंट्स इनके अंडर में रहते थे वो किसी ना किसी फॉर्म ऑफ सर्विस में या फिर आगे जाके मनी में हमें देखने को मिलता है कि एज पेमेंट कर रहे होते थे अपने लॉर्ड को। तो ये भी आप रिलेशन को देखोगे। एंड इन लोगों के जो घर होते थे, इनके जो फील्ड्स होते थे, वो भी इनके अंडर में आते थे। हिज हाउस, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन लॉर्ड, इन नोबल मैन के हाउस की। जो नोबल्स के हाउस है उनके लिए टर्म है मैनर। अब ये जो मैनर टर्म है ये भी एक डाइवर्स टर्म की तरह आप इस चैप्टर में देखोगे। मैनर टर्म बेसिकली आप किसी भी लॉर्ड, किसी भी नोबल के किसी भी प्रॉपर्टी के लिए यूज कर सकते हो। कुछ जगहों पे इनके हम घरों की बात करेंगे तो भी उसको हम मैनर बुलाएंगे, इनके लैंड की बात करेंगे उसको भी हम मैनर बुलाएंगे। अभी यहाँ पे मैनर उनके घर के लिए यूज किया गया है। इनके जो खुद के प्राइवेट लैंड्स होते थे अपने, उसको कल्टीवेट करने का काम इनके खुद तो नहीं करेंगे, तो इनके अंडर में जो पेजेंट्स होते थे वो किया करते थे। तो जो पेजेंट्स होते थे, अब इनका रोल यहाँ पे सोसाइटी में देखो, ये पहली चीज हमारे नोबल्स के प्राइवेट लैंड में काम कर रहे हैं। दूसरी चीज एज फुट सोल्जर्स एक्ट कर रहे हैं। कभी बैटल वगैरह करना है तो इन्हीं को पकड़ लिया जाता था कि चलो भाई लड़ाई करने के लिए चलना है। प्लस अपने खुद के जो इनके खुद के फार्म्स है उसमें भी काम कर रहे हैं। यहाँ साइड में एक फोटो भी देख सकते हो, अपना एक भाई फ्रेंच नोबल है जो अपनी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है या जो भी है उसके साथ शिकार करने के लिए निकला हुआ है। उसकी एक पिक्चर, एक फोटो हमें पेंटिंग देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं मैनोरियल एस्टेट की, मतलब इन नोबल मैन की जो एस्टेट, जो प्रॉपर्टी होती थी, जो लैंड्स होते थे, उसकी बात करते हैं। अगर क्वेश्चन मैनोरियल एस्टेट के बारे में पूछेगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए कि मैनोरियल एस्टेट्स वर प्रीटी मच सेल्फ सफिशिएंट, तो क्या क्या उसके बारे में लिख के आओगे। लिख के आना कि मैनोरियल एस्टेट यानी कि ये जो नोबल मैन की प्रॉपर्टी होती थी, पूरा इनका जो लैंड हो गया, उसमें क्या क्या चीजें होती है वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो लॉर्ड का, जो नोबल मैन की जो प्रॉपर्टी होती थी, उसी में उनका मैनर हाउस जिसमें वो रहते थे वो होता था। इनके अंडर में बहुत सारे विलेजेस होते थे, कभी कभार हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस एक ही लॉर्ड के अंडर में। मान लेते हैं मैं लॉर्ड हूँ यहाँ का, तो मुझे किंग ने बहुत सारा लैंड दिया हो, तो उसमें बहुत सारे विलेजेस हैं, ऐसा भी होता था। इन विलेजेस में मेरे अंडर में ही पेजेंट्स रहा करते थे। अगर किसी का स्मॉल मैनोरियल एस्टेट है तो डजन फैमिलीज उसमें रहा करती थी, कि भाई 12, 15, 20, 50, 20, 30 इतनी फैमिलीज रहा करती थी। लेकिन बड़े मैनोरियल एस्टेट्स में हमें 50 और 60 फैमिलीज तक देखने को मिल जाती है। एंड इन मैनोरियल एस्टेट्स में डेली लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो भी चीजें लगती हैं वो ज्यादातर हमें देखने को मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो खाने के लिए ग्रेन्स चाहिए वो इन्हीं के फील्ड्स में उग रहे होते थे। ब्लैकस्मिथ्स होते थे, इन्हीं के खुद के कारपेंटर्स होते थे, जो लॉर्ड्स के इंप्लीमेंट्स एंड वेपन्स वगैरह, इंप्लीमेंट्स मतलब जो भी टूल्स वगैरह उनको चाहिए, जो भी वेपन्स वगैरह उनको चाहिए, वो बनाने का काम, उनको रिपेयर करने का काम भी यहीं के जो अलग अलग लोग हैं, ब्लैकस्मिथ्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये किया करते थे। स्टोन मेजर्स,
मेजनरी वर्क मतलब जब भी किसी पत्थर का काम देखने को मिले तुम उसको मेजनरी वर्क बुला सकते हो, उनको मेजन बुला सकते हो जो ये काम कर रहे हैं। तो जो स्टोन मेजन यहाँ के होते थे वो इनकी बिल्डिंग्स वगैरह जो होती थी, घर वगैरह जो है उनको रिपेयर करने का, उनको कंस्ट्रक्ट करने का काम में वर्क कर रहे होते थे। जो विमेन होती थी वो स्पिनिंग और वीविंग दोनों टर्म आप याद रख सकते हो। अगर कॉटन से मैं धागा यान बना रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे स्पिन करना, एंड उस यान से मैं अगर शर्ट बना रहा हूं तो उसको हम बोलेंगे वीव करना एक क्लॉथ को। तो स्पिनिंग और वीविंग का काम ये विमेन किया करती थी। जो बच्चे होते थे वो लॉर्ड की वाइन प्रेसेस में, वाइन प्रेस मतलब जहां पे ग्रेप्स को प्रेस करके आप वाइन बना रहे हो। बेसिकली वाइन हमारी जो ग्रेप्स से बनती है, बियर बनती है हमारी व्हीट बार्ली से हमारी वोडका बन सकती है। तो अलग अलग जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होती है वो अलग अलग चीजों से बनती है। तो जब हम बोल रहे हैं वाइन, वैसे क्यों बता रहा हूँ ये सब चीजें, मैं तुमको नहीं आएगी तुम्हारे काम पर, अब बता दिया। वाइन जो हमारी बनती है वो ग्रेप से मेनली बनती है, बाकी चीजों से भी 2-3 चीजों से बन सकती है, बट मेजरली जब हम बात कर रहे हैं वाइन की तो आप याद इस यहाँ पे ये रख सकते हो कि ग्रेप से ये बन रही होती है, उनको फर्मेंट करके वाइन प्रेसेस में उनको बनाया जा रहा होता था। अब ये जो एस्टेट है इनमें बहुत सारा वुडलैंड और फॉरेस्ट लैंड होता था। वुडलैंड मतलब यहाँ पे भी पेड़ पौधे हैं लेकिन फॉरेस्ट थोड़े से ज्यादा डेंस होते हैं। तो इन वुडलैंड्स में जहाँ पे पेड़ वगैरह हैं, डेंस फॉरेस्ट में जो लॉर्ड्स होते थे वो हंटिंग, शिकार विकार पे, पीछे देख ही ना फोटो हमारे लॉर्ड भाई की अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो शिकार पे निकले हुए। तो कहाँ जा रहे हैं, किसी एक वुडलैंड, किसी एक फॉरेस्ट में जा रहे होंगे। एंड घोड़ा क्या खाता है, 3 2 2 1, नहीं, चने नहीं खाता। चने तो हम खिला देते हैं भाई घोड़े को, घोड़ा चरता है घास, घोड़ा खाता है घास। वही लिखा हुआ है कि इनके जो पास्चर लैंड होते थे। इस इमेज को, ये जो नीचे इमेज आपको देखने को मिल रही है, इसको अगर बहुत ही वेल्यू हो तो बहुत टाइम पास से इसको आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल ये पूरा मैनोरियल एस्टेट है जो किसी एक नोबल का होगा, तो उसका मैनर हाउस जो है वो यहाँ पे है, बाजू में चर्च है, बीच से रोड निकली हुई है, ये पॉन्ड है, बाकी सारी चीजें अलग अलग जगहों पे मार्क होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऐसे ही इनके पास इनके सब कुछ होता था। तो जो पास्चर लैंड है यहाँ पे, वहां पे उनके जो कैटल हैं, कैटल मतलब गाय बैल जो है, उनके जो हॉर्सेस हैं वो घास चरा करते होंगे। एंड यहाँ पे हमें चर्च भी देखने को मिलता है, एंड हमें कासल देखने को मिलता है फॉर डिफेंस। अब कासल मतलब क्या, कासल्स बेसिकली बनाए जा रहे थे जिनको इनिशियली सेटअप किया गया कि अगर वॉर वगैरह होती है तो कासल से हम डिफेंड करेंगे खुद को, यहां से हम वॉर वगैरह करेंगे। एंड फिर और भी चीजें यहां से याद रखो, 13th सेंचुरी से क्या देखने को मिलने लगा, जो कासल्स थे उनको और भी बड़ा बड़ा बनाया जाने लगा, एंड उनमें ही नाइट्स की फैमिली रहने लग गई। अब नाइट्स क्या है जस्ट अगले टॉपिक में हम देखेंगे, इसकी कैटेगरी की हम बात करेंगे। इंग्लैंड का एक एग्जांपल लिख के आ जाना कि इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मतलब जब नॉर्मेंडी के लोगों ने वहां पे अटैक कर दिया था, उसके पहले यहाँ पे हमें ज्यादा ये देखने को नहीं मिलते हैं कासल्स वगैरह, लेकिन इसके बाद कासल्स के थ्रू ही यहाँ पे पूरा पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था। मिलिट्री पावर का सेंटर ये कासल्स बन गए थे इस फ्यूडल सिस्टम में। जो मैनर है अभी हमने देख लिया कि बहुत हद में सेल्फ सफिशिएंट है, लेकिन कंप्लीटली सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। कुछ चीजें थी जो इन मैनोरियल एस्टेट के विद इन नहीं होती थी, जैसे कि नमक अगर नहीं है रिसोर्सेज तो नमक कहां से लेके आओगे, बाहर से लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही नमक लिख के आ जाना, सॉल्ट, मिल स्टोन जिनका यूज करके ग्राइंड्स को पीसा जाता था, मेटल वेयर हो गया, इनको बाहर से मंगवाना होता था। और इन लॉर्ड्स के कभी एकदम राजसी शौक है कि भाई हमको ऐसे इंस्ट्रूमेंट चाहिए जो इस मैनोरियल एस्टेट में नहीं बन रहा है, तो बाहर से उनको मंगवाना पड़ता था। फर्निशिंग्स, अगर इनको अपने कासल्स वगैरह को या फिर अपने ड्वेलिंग्स को, अपने हाउसेस वगैरह को एकदम वेल फर्निश कराना है, उसके लिए चीजें चाहिए हैं, या फिर ऑर्नामेंट्स चाहिए बाहर वाले, तो एक्सोटिक गुड्स के लिए भी कई बार सामान को बाहर से मंगवाया जाता था। अगला क्वेश्चन तुमसे पूछेगा नाइट्स के बारे में। नाइट्स के बारे में मैंने रोमन एम्पायर वाले चैप्टर में एक जोक डाला था, अगर तुम्हें वो पढ़ा और तुम्हें अच्छा लगा तो मच अप्रिशिएटेड, अगर तुमने इग्नोर कर दिया या फिर तुमको वो अच्छा नहीं लगा तो आई हेट यू। नाइट्स कौन थे? अब 9th सेंचुरी में क्या हो रहा है सोसाइटी में, 9th सेंचुरी में यूरोपियन रीजन में बहुत ज्यादा वॉर्स वगैरह हो रही हैं, आपस में लड़ाई ये लोग कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह चल रहे हैं। तो ये जो एमेच्योर पेजेंट सोल्जर्स थे कि भाई किसी भी सोल्जर पेजेंट को पकड़ लिया, गर्दन पकड़ के चल भाई वॉर के लिए जाना है, लड़ाई करने चल, तो ये बहुत ज्यादा एमेच्योर्स है, ये नॉन प्रोफेशनल जो सोल्जर्स थे काम नहीं कर पा रहे थे। अब चाहिए कि भाई प्रोफेशनल जिसकी आर्मी होगी वो ज्यादा अच्छे से वॉर कर पाएगा, वो जीतेगा वॉर्स को। तो अब सबको चाहिए था एक ऐसा ग्रुप जो कि काफी इफेक्टिवली वॉर कर सके। यहाँ पे कैवेलरी हिस्ट्री में हमेशा याद रख लो, वो जो घोड़े वाली जो आर्मी की यूनिट होती है उसको आप कैवेलरी बुलाते, तो चाहिए कि भाई अच्छी कैवेलरी हो, इफेक्टिव आर्मीज हो, इसलिए हमें मिलता है एक नया
नया ग्रुप ऑफ पीपल, द नाइट्स, ये बेसिकली यही काम कर रहे थे। अब जैसे कि किंग्स के अंडर में नोबल्स थे, नोबल्स के अंडर में हमें ये नाइट्स देखने को मिल जाते हैं। सेम रिलेशन जो हमारा फ्यूडल रिलेशन हमने अभी तक चैप्टर में समझा है, वही पॉइंट आप यहां से लिख के आ जाना। नाइट को भी लैंड देता था, नोबल नाइट को लैंड दे रहा है, उस लैंड को हम बुलाते हैं फीफ। ये एमसीक्यू में टर्म याद आ सकता है, टिक करके आ जाना, उस लैंड को क्या बुलाते हैं, फीफ। एंड वही सेम चीज की किंग अपने वेसल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है और लैंड दे रहा है, उसके बदले में लॉयल्टी एक्सपेक्ट कर रहा है। यहाँ पे भी वो नोबल बोल रहा है कि भाई आपको हमने फीफ दे दिया है और आपको प्रोटेक्ट करने का काम है हमारा, लेकिन अगर हमें कभी वॉर वगैरह पे जाना पड़ा तो आप हमारे को अपनी आर्मी लेके आओगे। अब वैसे एक चीज आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी ना कि वॉर में उसकी आर्मी लेके जाएगी, प्रोटेक्शन आप उसको प्रोवाइड करो। हाँ, हमारी भी आर्मी है, मान लेते हैं मैं राजा हूं और मैंने अपने एक लैंड दिया है अपने एक नोबल को, तो मेरे अंडर में एक ही नोबल थोड़ी ना है, मेरे अंडर में तो बहुत सारे नोबल हैं। मैंने सबको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का वादा कर दिया कि अगर आप पे कोई अटैक करता है तो मैं अपनी आर्मी लेके और बाकी जो नोबल्स हैं उनकी आर्मी को भी फोर्स करूंगा कि आपको बचाने के लिए आए। लेकिन अगर मुझे किसी पे अटैक करना है तो आप सब मेरे लिए आएंगे और मेरे लिए लड़ेंगे। वही सेम रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब फीफ में कितना लैंड दिया जाता था, आप याद रखेंगे कि कई बार 1000 से 2000 एकर्स तक, कई बार इससे भी ज्यादा लैंड इनको दे दिया जाता था और फीफ कुड बी इनहेरिटेड, वैसे ही इन परपेचुइटी इनको दिया जाता था कि सिर्फ आपको नहीं देना है, आप अपने बच्चे को दे देना, उसके बच्चे को दे देना, ये लैंड हमेशा हमेशा के लिए आपका ही रहेगा। इन फीफ में भी वही सेम चीजें जो ऊपर देखी। इसमें क्या क्या, इन नाइट्स और उनकी फैमिलीज के लिए हाउस होता था, चर्च होता था और बाकी स्टेब्लिशमेंट मतलब बाकी बिल्डिंग होते थे इनके डिपेंडेंट्स के लिए, जो भी इनके अंडर में पेजेंट्स हैं, बाकी लोग हैं, उनके लिए भी इनके हाउसेस इन्हीं फीफ्स में होते थे। प्लस वाटर मिल होता था। मिल मतलब कि जो ग्रेन्स पीसने के लिए जो मिल्स होते हैं, अब वाटर मिल मतलब जो वाटर एनर्जी का यूज करके ये काम कर रहे हैं। एंड वाइन प्रेस के बिना तो काम चलता ही नहीं है इनका, तो वाई कोई अगर वाइन प्रेस के बिना लैंड दोगे तो हम नहीं लेंगे, वही वाला सिलसिला है, वाइन प्रेस भी हुआ करते थे। ये जो फ्यूडल मैनर का हमने जो रिलेशन देख लिया है ना कि भाई फ्यूडल सिस्टम में मैनोरियल एस्टेट्स में क्या क्या चीजें देखने को मिल रही है, रिलेशन क्या है, वो हर एक लेवल के लिए हमें सिमिलर देखने को मिलता है, चाहे किंग टू नोबल हो, नोबल टू नाइट्स हो, सेम चीज देखने को मिल रही है कि भाई फीफ जो अब है इनका, इन नाइट्स का, उसको कल्टीवेट करने के लिए कौन रहेगा, इनके अंडर में जो पेजेंट्स हैं वो इसका कल्टीवेशन करेंगे। लॉर्ड्स ने अब इन नाइट्स को लैंड तो दे दिया है, लेकिन नाइट्स उसके बदले में क्या देंगे, उसके बदले में एक रेगुलर फी एज ट्रिब्यूट्स पे कर रहे होंगे एंड बोलेंगे कि अगर आपको कभी वॉर में जाना रहा तो हमारी आर्मी आपके लिए हम लगा देंगे। अब ये जो नाइट्स वगैरह ये लड़ने का काम तो करते ही थे, तो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव एंड अच्छी धारदार रखने के लिए ये लोग रोज फेंसिंग वगैरह, फेंसिंग तलवारबाजी वगैरह प्रैक्टिस करते थे एंड डमीज के ऊपर टैक्टिक्स वगैरह प्रैक्टिस कर रहे होते थे। अब एक ही नाइट है, हो सकता है मल्टीपल लॉर्ड्स को सर्व कर रहा हो, कि मान लेते हैं मैं एक नाइट हूं, तो मेरा ये लॉर्ड है जिसने मुझे बहुत सारा लैंड दिया, लेकिन किसी और ने भी बोला कि भाई ये लो पैसा ले लो या फिर ये ले लो और हमारे लिए भी वॉर करने आ जाओ, तो मैं उसके लिए भी वॉर कर लूंगा। तो एक नाइट मल्टीपल लॉर्ड को सर्व कर सकता है, लेकिन उसका जो मेन लॉर्ड है जिसने उसको सबसे ज्यादा लैंड दिया है, सबसे ज्यादा जिसकी तरफ उसकी लॉयल्टी अटैच्ड है, उसके लिए वो लॉयल हुआ करता था। लास्ट पैराग्राफ यहाँ का देखने को मिल रहा है जिसमें फ्रांस के 12th सेंचुरी के मिन्स्ट्रेल्स के बारे में बताया गया। अब मिन्स्ट्रेल्स टर्म मतलब क्या, ये टर्म आप बार्ड्स के लिए यूज कर सकते हो। बार्ड्स मतलब क्या, स्टोरी टेलर्स, बेसिकली कंपोजर जो पोएट्रीज वगैरह लिख रहे थे, स्टोरीज वगैरह लिख रहे थे, उसको सोसाइटी में सुना रहे थे। तो क्या लिख के आओगे इनके बारे में, 12th सेंचुरी फ्रांस में हमें मिन्स्ट्रेल्स देखने को मिलते हैं जो एक मैनोरियल एस्टेट टू दूसरे मैनोरियल एस्टेट ट्रेवल करते थे। अब यहाँ पे मैनर का मतलब क्या है, उस प्रॉपर्टी की, उस लैंड की हम बात कर रहे हैं जो नोबल्स की हुआ करती थी। तो ये लोग ट्रेवल करते थे एक मैनर टू दूसरे मैनर, जिसमें ये लोग अपने गाने वगैरह गाया करते थे, स्टोरीज वगैरह सुनाया करते थे, और ये जो होते थे वो कभी कभार हिस्टोरिकल इवेंट के बेसिस पे अपने स्टोरीज लिख सकते थे, कभी कभार फिक्शनल स्टोरीज वगैरह भी सुनाया करते थे, जिसमें क्या होता था, जिसमें होती थी ब्रेव किंग्स की, ब्रेव नाइट्स की स्टोरीज। ये एक ऐसा टाइम पीरियड है हमारा मिडिएवल पीरियड जहां पे ज्यादातर लोग पढ़ नहीं सकते हैं एंड हेंस मैन्युस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन टेक्स्ट होते हैं वो बहुत कम ही लिखे जाते थे। लेकिन इस टाइम पीरियड में क्योंकि ज्यादातर लोग पढ़ नहीं रहे थे, ये बार्ड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो स्टोरी टेलर्स थे ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहे थे। अब ऊपर मैनर का मतलब था हमारी एस्टेट्स, लेकिन यहाँ पे जो मैनर है उसका मतलब हम बात कर रहे हैं मैनोरियल हाउसेस की। मैनोरियल हाउसेस के बारे में क्या बताया गया कि ज्यादातर मैनोरियल हाउसेस में
जो हॉल होता था, जो लार्ज हॉल है, मान लेते हैं ये लार्ज हॉल है जहाँ पे मेरी पूरी मान लेते हैं मैं लॉर्ड हूँ, तो लॉर्ड की पूरी फैमिली जो है वो खाना वाना खा रही है, तो इसके ऊपर ही बालकनी लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए जाते थे, इसके ऊपर ही मिन्स्ट्रेल्स गैलरी बनाए जाते थे। बेसिकली वो जगह होती थी जहाँ पे मिन्स्ट्रेल्स सिंगिंग वगैरह करते थे, एंटरटेनमेंट का काम करते थे। तो नीचे खाना चल रहा है, तो मेरे नीचे फैमिली पेल के खाना दबा रही है और यहाँ पे ऊपर ही अपने कॉम्पोजिशंस गा रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम नोबल्स का। तो ये भी चीज पॉपुलराइज हो रही थी। ये जो साइड में पोएट्री है, ये नाइट्स की लॉयल्टी को दिखा रही है। बोल रहा है एक नाइट मतलब पोएट एक कॉम्पोजिशन है कि अगर मेरा लॉर्ड स्लेन मतलब उसका मर्डर कर दिया जाए, मैं उसके साथ मर जाऊंगा। अगर उसको लटका दिया जाए, आई विल हैंग विद हिम। अगर उसको स्टेक में मतलब उस लकड़ी में जिसमें उसको बांध के जलाया जा रहा है, उसको स्टेक में जलाया जाएगा तो मैं भी उसके साथ जल जाऊंगा। वो अगर वो डूबेगा तो मैं डूब जाऊंगा। उसको जो भी उसके साथ होगा मैं भी वो करने के लिए तैयार हूं, बिकॉज इट शोज कि वो लॉयल है अपने लॉर्ड की तरफ। लेकिन अब हम बढ़ते हैं इस, ये तो क्वेश्चन आएगा नहीं कि लिख के दिखाओ पोएट्री, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्लर्जी के बारे में। तो नोबिलिटी का टॉपिक पूरा हमने देख लिया, अब हम इसका पूरा एक टॉपिक देखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन जब इनके बारे में बनेगा तो क्या क्या लिख के आना है, हर एक चीज जो इस टॉपिक में लिखी हुई है। सबसे पहले इस कैथोलिक चर्च को समझ लो। हर एक हमारे रिलीजन में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिल जाती है। हिंदुइज्म में बहुत डाइवर्सिटी है, इस्लाम में हमें सुन्नी सेक्ट, शिया सेक्ट देखने को मिल जाते हैं, बुद्धिज्म में महायाना हिनायाना देखने को मिल जाते हैं। हर एक रिलीजियस ग्रुप्स में डाइवर्सिटी होती है। वैसे ही चर्च में भी हमें बहुत सारी, क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी डाइवर्सिटीज देखने को मिल जाती हैं, अलग अलग चर्चेस देखने को मिल जाते हैं जिसमें हमें कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जिस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पूरे रीजन में यहाँ पे कैथोलिक, रोमन कैथोलिक चर्च का इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा था, उसी की हम यहाँ पे बात करेंगे। अब इसके क्या फीचर्स हैं? कैथोलिक चर्च का जो हेड होता था वो हमने पहले ही देख लिया। इसके हेड होते थे हमारे पोप साहब। इनके खुद के लॉज थे जो सोसाइटी में चलाते थे। इनके पास बहुत सारा लैंड हुआ करता था जिसको ये कंट्रोल करते थे। ये लैंड इनको देता कौन था? रूलर्स वगैरह इनको देते थे, या फिर लोग भी इनको बहुत सारे डोनेशंस कर रहे होते थे, आगे ही देखेंगे। ये जो चर्चेस थे ये खुद भी टैक्सेस चार्ज करते थे लोगों से, इसका नाम भी हम आगे जाके देखेंगे। एंड बेसिकली अब आपको समझ में आ गया, ये जो चर्चेस हैं ये खुद की एक पावरफुल इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी की। इनको रूलर्स पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इनकी खुद की पावर सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। याद रखना इन चर्च का, हमारे कैथोलिक चर्च का हेड कौन है? पोप है। ये रोम में रहते थे। एंड क्रिश्चियन जो सोसाइटी इन चर्चेस के अंडर में है यूरोपियन रीजन में हमारे, दे वर टू बी गाइडेड बाय बिशप्स एंड क्लेरिक्स। बिशप्स मतलब कौन? अब पोप हमारे एकदम हेड है, लेकिन उनके अंडर में भी कुछ पावरफुल फिगर्स होते थे जैसे कि बिशप्स, और इनके पास भी बहुत सारा कंट्रोल होता था चर्चेस में। एंड क्लेरिक्स मतलब बाकी जो रिलीजियस लीडर्स वगैरह होते थे, उनके लिए टर्म हमें क्लेरिक्स देखने को मिल रहा है। तो ये बेसिकली सारी जनता को गाइड करते थे। और ये जो हमारे सारे चर्च के लोग हैं, जो हमारा चर्च है वो फॉर्म करता है हमारा फर्स्ट सोशल ऑर्डर, फर्स्ट ग्रुप हमारा क्लर्जी ग्रुप। अब ज्यादातर विलेजेस में उनका खुद का चर्च होता था। अगर आपने कोई हॉलीवुड मूवी वगैरह देखे तो उसमें आपने देखा होगा कि जितने भी लोग होते हैं क्रिश्चियन, वो संडे टू संडे हमारे चर्च में जाते हैं प्रीस्ट के सरमन को, मतलब उसके रिलीजियस स्पीच को, रिलीजियस टॉक को सुनने के लिए। तो वही पॉइंट आप यहाँ पे भी लिख के जाएंगे कि संडे टू संडे सब लोग चर्च में असेंबल होते थे, जो प्रीस्ट है उसकी सरमन को सुनते थे एंड साथ में प्रे करते थे। अब अगला पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको आप लिख के आएंगे कि सारे लोग प्रीस्ट नहीं बन सकते थे। फॉर एग्जाम्पल सर्फ, इनके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में हम बहुत सारी बात करेंगे। ये कौन है? जो अनफ्री पेजेंट्स है सोसाइटी के, उनको सर्फ बुलाया जाता था। इनकी कंडीशन बहुत खराब होती थी। ये लोग बैंड थे प्रीस्ट बनने से, या फिर फिजिकली कोई चैलेंज है तो वो भी प्रीस्ट नहीं बन सकता, विमेन भी प्रीस्ट नहीं बन सकती, और जो भी मैन प्रीस्ट बन रहे हैं अब वो शादी नहीं कर सकते। जो बिशप्स हैं इनको आप रिलीजियस नोबिलिटी टर्म से रेफर कर सकते हो। दूसरी तरफ हमें देखने को मिला है कि किंग के अंडर में नोबल्स है जिनके पास बहुत सारा लैंड है, बड़े बड़े पैलेसेस हैं। अब यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि पोप हेड है, उनके नीचे बिशप्स हैं बहुत सारे जिनके पास बहुत सारा लैंड है, जिसके पास बहुत सारे एस्टेट्स है, एंड ये लोग भी ग्रैंड पैलेसेस में रहते थे। पीछे हमने बात करी ना कि चर्च अपने टैक्सेस लगाता था, तो इनका टैक्स का नाम था टाइथ। अब मैं इसको 11th क्लास में तीत बुलाता था, ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन फिर मैंने गूगल कर लिया एंड इट सेड टाइथ। तो टाइथ चार्ज क्या है? बेसिकली जितना भी पेजेंट एक साल में कमाएगा, मान लेते हैं उसने 100 रुपए कमाया, अब रुपए बोल रहा हूँ मैं इंडियन हिसाब से, बट भावनाओं को समझो, तो उसका 1/10 इनको पे करना होता था चर्च को, विच इज 10 रुपीज आपको पे करना पड़ेगा चर्च को। तो ये टाइथ जो टैक्स है हमारा वो चर्च लगाता था कि भाई आपने साल में जितना कमाया उसका 10th हिस्सा आपको हमें पे करना पड़ेगा।
पड़ेगा। ये एक सोर्स हो गया इनका मनी जनरेट करने का। दूसरा सोर्स इनके पास है इंडाउमेंट्स वगैरह। इंडाउमेंट्स वगैरह मतलब जो ग्रांट्स इनको लोग कर दिया करते थे। लोग क्यों ग्रांट करेंगे कि भाई हमारा कुछ भला हो जाए, तो अपने खुद के वेलफेयर के लिए, या फिर हमारा कोई रिलेटिव की डेथ हो गई है तो उसको आफ्टर लाइफ में सब कुछ अच्छा चले, उसके लिए भी कई बार किसी और के नाम से भी डोनेशंस वगैरह कर देते थे। लास्ट वाला पैराग्राफ है ना, ये हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव दे रहा है। हो सकता है क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि नोबिलिटी और चर्चेस में हमें कैसे इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, उसके एग्जांपल्स बताइए। तो वो यहां से आप लिख के आएंगे कि वो सेरेमनीज जो चर्चेस परफॉर्म करवाता था वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी फ्यूडल एलिट्स के सेरेमनी से। अब वैसे अब आप यहाँ पे फ्यूडलिज्म, फ्यूडल एलिट्स, फ्यूडल स्ट्रक्चर, फ्यूडल कस्टम जैसे टर्म आएंगे ना, तो आपको समझ में आने लग गया है कि फ्यूडल स्ट्रक्चर्स की जब हम बात करते हैं, या फ्यूडल कस्टम्स की हम बात करते हैं, फ्यूडल एलिट्स की हम बात करते हैं, तो वो लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ के जो कस्टम है हमारे वेस्टर्न यूरोप के इस टाइम पीरियड के, उनकी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे जो नोबल मैन हैं वो भी अपनी सेरेमनीज परफॉर्म करवाते थे। फॉर एग्जांपल जब एक नोबल अपने नाइट्स को लैंड वगैरह दे रहा होता था, तो वहां पे जो प्रैक्टिसेस होती थी, जो ट्रेडिशंस होते थे, अब उन्हीं को फॉलो कर रहे थे चर्चेस वाले अपनी सेरेमनी में। फॉर एग्जांपल लिख के आना, प्रेइंग करते समय नील डाउन करना, नीलिंग करना, हैंड्स क्लास्प करना मतलब ऐसे हैंड करके बो डाउन करके प्रे करना, ये सारी वो जो चीजें थी जो नोबल्स अपने नाइट्स को करवाते थे जब वो लोग वाउज ऑफ लॉयल्टी लेते थे, और उन्हीं चीज को अब चर्च ने कॉपी कर लिया था। सिमिलरली जो टर्म लॉर्ड है, हमने देखा वहां पे एलिट्स के लिए यूज किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे गॉड के लिए यूज किया जा रहा है। तो इट शोज कि बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन हो रहा है। जो फ्यूडल कल्चर था हमारे एलिट्स का, उसको ये चर्चेस में आप कॉपी कर रहे हैं। तो उसी की लास्ट लाइन लिखी हुई है कि रिलीजियस जो वर्ल्ड है हमारा और जो ले वर्ल्ड है, ले टर्म कैसे यूज करते हैं, जब भी लिखा हो ले पर्सन मतलब ऑर्डिनरी लोगों की बात करी जा रही है, आउट ऑफ द चर्च के लोगों की बात की जा रही है। तो जो चर्च का वर्ल्ड है और जो ले वर्ल्ड है वो काफी ज्यादा इंटीग्रेट हो गए थे, उनके बीच में हमें काफी सारे शेयर्ड कस्टम्स और सिंबल्स देखने को मिलते हैं। अब जो बहुत ज्यादा डिवाउट, बहुत ज्यादा डिवोटेड क्रिश्चियंस है, उनके लिए हमें एक और नया इंस्टीट्यूशन देखने को मिल रहा है, जो कि है हमारा मोनास्ट्री इन मॉन्क्स वगैरह का। अब जो कुछ ज्यादा ही रिलीजियस पीपल थे, ये लोग आइसोलेटेड लाइफ जीते थे। फॉर एग्जांपल हमारे जो चर्च के क्लेरिक्स है, जो चर्च के रिलीजियस ऑफिशियल्स वगैरह है, प्रीस्ट वगैरह है, वो लोगों के बीच रह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अब हम देखेंगे कुछ लोग ऐसे थे जो टाउन्स और विलेजेस से दूर रहते थे। इन लोगों की जो रिलीजियस कम्युनिटीज थी, इनको हम एबेज या फिर मोनास्टरीज बुलाते थे। मोनास्ट्री टर्म का अगर हम ओरिजिनेशन देखें तो मोनास्ट्री टर्म ग्रीक वर्ड मोनोस से आता है, जिसका मीनिंग ही समवन हु लिव्स अलोन। तो जो एबेस थे बेसिकली, ये जो मोनास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो मॉन्क्स और नन्स के लिए सेटअप हो रहे थे, इनके हमें क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं कि ये अक्सर ह्यूमन हैबिटेशन से दूर बनाए जा रहे थे ताकि लोग यहाँ पे आके आइसोलेशन में रह सकें। दो एग्जांपल यहाँ से याद रख लो, टू ऑफ द मोस्ट वेल नोन मोनास्ट्रीज इस जगह की। सेंट बेनेडिक्ट इटली में एस्टेब्लिश हुई 529 सीई में, क्लूनी इन बर्गंडी सेटअप हुई 910 सीई में। जो मॉन्क्स हैं वो भी वाउस लेते थे। कैसे वाउस? कि भाई हम हमेशा हमेशा एबेज में रहेंगे एंड अपना टाइम स्पेंड करेंगे प्रेयर, स्टडी और मैनुअल लेबर जैसे कि फार्मिंग वगैरह करते हुए। अब प्रीस्टहुड में सिर्फ मेल्स को एंट्रेंस है, यहाँ पे मैन एंड विमेन दोनों को ही अलाउ किया जा रहा है। जो मैन होते हैं वो मंक्स बनेंगे, जो विमेन है वो नन्स बनेगी। अब एक्सेप्ट फॉर फ्यू केसेस एबेज में हमें देखने को मिलता है कि वो सिंगल सेक्स कम्युनिटीज हुआ करते थे, मतलब मेल्स के लिए अलग एबेज, फीमेल्स के लिए अलग। कुछ ऐसे थे जहाँ पे दोनों को कोएड होते थे, को मॉन्क्स एंड नन्स, को मंस जो भी, बट यूजुअली सेपरेट होते थे। और जैसे कि प्रीस्ट के केस में देखने को मिला, मॉन्क्स और नन्स जो होते थे वो भी शादी नहीं करते थे। अब यूजुअली स्टार्ट जब इनका हुआ तो कुछ स्मॉल हमें कम्युनिटीज देखने को मिलते जिसमें 10 to 20 मैन स्लैश विमेन रहा करते थे। लेकिन धीरे धीरे जब ये मोनास्ट्रीज बड़े डेवलप होने लग गए तो कुछ मोनास्ट्रीज में 700 मॉन्क्स या फिर नन्स रहा करते थे। इनके जो बिल्डिंग्स थे वो भी काफी ग्रो होने लग गए, इनके पास भी बहुत सारा लैंड आने लग गया एंड इनसे ही अटैच्ड स्कूल्स और कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स भी डेवलप होने लग गए। इन मोनास्ट्रीज के मॉन्क्स और नन्स लोगों ने आर्ट्स के डेवलपमेंट में भी काम किया। मतलब क्या, म्यूजिक में और बाकी जो आर्ट फील्ड्स है उनमें भी ये लोग काम कर रहे थे। जैसे कि हमारी एबिस जो हिल्डगार्ड है, ये गिफ्टेड म्यूजिशियन थी और इन्होंने यहाँ पे कम्युनिटी सिंगिंग ऐड करवाई
चर्चेस वगैरह में कि भाई मिल के सब लोग प्रेयर्स वगैरह करेंगे। तो ऐसे आर्ट फॉर्म्स में भी ये लोग अपना डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ले रहे थे। 13th सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है कि कुछ ग्रुप ऑफ मंक्स थे जो खुद को नहीं, जिनके लिए हमें टर्म फ्रायर्स देखने को मिलता है। कुछ ग्रुप ऑफ मंक्स थे जिनके लिए हमें टर्म फ्रायर्स देखने को मिलता है। अब ये कौन लोग हैं? ये लोग वो लोग हैं जो बोला कि हम मोनास्ट्रीज में भी नहीं रहेंगे, बल्कि हम लोग प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करेंगे एंड अपना जो भी नॉलेज है, जो भी बातें हैं, उनको प्रीच करेंगे, दूसरी दुनिया को, दूसरे लोगों को सिखाएंगे एंड चैरिटी पे जो भी हमें खाना वाना मिलेगा उस पे जिएंगे। ये नेक्स्ट पेज में हमें एक बहुत प्यारा बना हुआ एक बेनेडिक्टाइन एबे देखने को मिल रहा है। बेनेडिक्टाइन मतलब कि भाई जो सेंट बेनेडिक्ट है उनसे इन्फ्लुएंस, उनका जो हमारा मोनास्ट्री था उससे इन्फ्लुएंस ये मोनास्ट्री सेटअप हुए गए थे। एंड बेनेडिक्टाइन जो हमारे मोनास्ट्रीज थे, इसमें एक मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन डॉक्यूमेंट को हम मैन्युस्क्रिप्ट बुलाते हैं, वो होता था जिसमें 73 चैप्टर्स ऑफ रूल्स थे कि जो मॉन्क्स वगैरह होंगे हमारे वो फॉलो करेंगे एंड करते भी थे। उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया हुआ है कि भाई एक रूल है चैप्टर 6 का, किसी भी मॉन्क को बहुत रेयरली ही बोलने की परमिशन मिलना चाहिए। दूसरा रूल है कि ह्यूमिलिटी मींस ओबीडियंस, कि भाई अगर आप एक मॉन्क हो तो आपको ह्यूमिलिटी आप में होना चाहिए, और इसका मतलब क्या है कि आप ओबीडियंट भी रहेंगे, आप जो भी रूल्स वगैरह उनको मानेंगे। अगला चैप्टर है कि भाई आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन नहीं करेंगे। अगला चैप्टर है कि भाई आइडलनेस इज द एनिमी ऑफ द सोल, आपको काम करते रहना है, चाहे आप मैनुअल लेबर करो, आपके लिए सेक्रेड रीडिंग का फिक्स टाइम होना चाहिए कि इतना तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। एक और रूल है कि मोनास्ट्रीज ऐसे सेटअप होना चाहिए कि सारे जो नेसेसिटीज है, जितनी भी चीजें हैं, वाटर मिल, गार्डन, वर्कशॉप, वाइन, सारा आपके उसमें होना चाहिए। आपको बाहर के दुनिया से कनेक्ट रखने की जरूरत नहीं इन सारी बेसिक नेसेसिटीज के लिए। 14th सेंचुरी आते आते ये जो मोनास्टिक लाइफ है उसके अगेंस्ट भी हमें क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, उसकी वैल्यू, उसके पर्पस को भी चैलेंज लोग कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लैंड में हमें लैंगलैंड बाई की पोएम देखने को मिलती है पियर्स प्लाउमैन, जिसमें वो कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं कि जो प्योर फेथ के मॉन्क्स लोग हैं इनकी लाइफ कितनी ज्यादा लग्जूरियस है एज कंपेयर टू जो हमारे सिंपल प्लाउमैन है या फिर शेफर्ड्स हैं, जो हमारे पुअर कॉमन लेबर्स हैं, इनकी लाइफ से कंपेयर करें तो इन लोगों की लाइफ में ज्यादा हमें हार्डशिप्स, ज्यादा हमें बेटर फेथ देखने को मिलती है एज कंपेयर टू लग्जूरियस लाइफ जीने वाले मॉन्क्स लोग। ऐसे ही हमें इंग्लैंड के चौसा भाई देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने कैंटरबरी टेल्स लिखी, जिसका नीचे एग्जाम्पल भी हम देखेंगे, जिसमें हमें मॉन्क्स, नन्स और फ्रायर्स का एक कॉमिक पोर्ट्रेयल देखने को मिल रहा होता है। हालांकि एग्जाम्पल में ऐसा कुछ खास नहीं है, बट देख लेते हैं। जब अप्रैल में स्वीट शावर्स होते हैं, जब बारिश गिरती है, जब जो ड्रॉट्स है वो खत्म होते हैं, जब चिड़िया वगैरह अपना मेलेडी गा रही होती है, हो रहा होता है, जब ये जो फार्मर्स हैं वो मॉन्क्स जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, अलग अलग श्राइन्स में जाते हैं, वो अपने श्राइन्स में विजिट करना चालू करते हैं। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि इसमें कुछ तो भी कॉमिक होगा, कुछ तो भी अच्छा पोर्ट्रेयल होगा, बट नॉर्मल सी पोएम है। एंड हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। आई वाज वेरी मच एक्सपेक्टिंग कुछ अच्छा होगा इसमें, बट कुछ मिला नहीं, मजा नहीं आया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब जनता क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन यहाँ के जो पुराने ट्रेडिशंस वगैरह है, जो यहाँ के पुराने फोकलोर है, जो पुराने किस्से कहानियां है, जो इनका पुराना बिलीफ इन मैजिक है, वो खत्म नहीं हुआ है, वो हमें नए ट्रेडिशन में भी इंटीग्रेट होता हुआ देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियनिटी आने के बाद क्रिसमस और ईस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। ये इंपॉर्टेंस गेन सोसाइटी में करते हैं 4th सेंचुरी के बाद। अब क्राइस्ट का जो बर्थ है 25 दिसंबर को हमारा क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। ये सेलिब्रेट अब होना चालू हुआ है 4th सेंचुरी के बाद, लेकिन पहले इसी टाइम पीरियड में एक दूसरा फेस्टिवल था जो सेलिब्रेट किया जाता था, जो प्री रोमन फेस्टिवल था। इसको 16 कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता था, उसको रिप्लेस किया 25 दिसंबर के हमारे क्रिसमस ने। 16 कैलेंडर मतलब वो कैलेंडर जो हमारे सन के ऑर्बिट के बेसिस पे, ल्यूनर कैलेंडर मतलब जो मून के फेजेस के बेसिस पे होता है। तो अब एक चीज देखने को मिली, ईस्टर जो आया है, ईस्टर बेसिकली क्या है, ईस्टर में जो क्राइस्ट का क्रूसिफिक्शन था और उनका जो राइज फ्रॉम द डेड था, उनका जो रिजरेक्शन हुआ था, उसको यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड इसमें भी हमें वही चीज देखने को मिलती है कि पहले एक दूसरा फेस्टिवल होता था जो कि ल्यूनर कैलेंडर के बेस पे था, अब उसको रिप्लेस कर दिया है इस ईस्टर ने। और ईस्टर के बारे में एक और चीज आप याद रखेंगे, इसकी जो डेट है वैसे 25 दिसंबर जैसे फिक्स नहीं है, अभी भी जो ईस्टर मनाया जाता है वो अलग अलग साल में अलग अलग दिन पे आता है। यहाँ पे जो पहले वाला फेस्टिवल था वो कमिंग ऑफ स्प्रिंग को सेलिब्रेट करने के लिए था कि लॉन्ग विंटर्स के बाद अब फाइनली स्प्रिंग आई है। एंड अब उस वाले
फेस्टिवल को ईस्टर ने रिप्लेस कर दिया। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनली जो पहले वाले फेस्टिवल्स थे उसमें जो फेस्टिवल आता था, लोग जो होते थे वो अपने जो विलेज में उनके लैंड्स उसमें जाया करते थे, उसकी विजिट किया करते थे। तो ये जो प्रैक्टिस थी वो अब क्रिसमस में या फिर ईस्टर में भी लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, इवन दो उसका क्रिसमस या फिर ईस्टर से कोई लिंक नहीं है, लेकिन पुरानी प्रैक्टिसेस को यहाँ पे अब इन नई प्रैक्टिसेस के साथ इंटीग्रेट कर दिया। तो जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्टेड पॉपुलेशन थी, अब वापस से वो यही चीज कर रहे हैं कि जब क्रिसमस आ रहा है, जब ईस्टर आ रहा है, तो वो अपने विलेज लैंड पे जाते थे। लेकिन अब इस विलेजेस को पेरिश बुलाया जा रहा है। पेरिश मतलब क्या, कि वो पूरा एक लैंड जो किसी एक प्रीस्ट के अंडर में, उसको बुलाया जाएगा पेरिश। तो ये एक नई चीज हमें देखने को मिली, क्योंकि अब जो जनता थी वो क्रिश्चियनिटी को सब्सक्राइब थी। और जो पेजेंट्स थे ये बहुत ज्यादा ओवरवर्क थे, इनसे बहुत ज्यादा काम सोसाइटी में करवाया जा रहा था। तो ये लोग जो होली हॉलीडेज आते थे इनको बहुत ओपनली एक्सेप्ट करते थे कि चलो भाई इस दिन तो हमसे काम नहीं करवाया जाएगा, इस दिन तो हमको काम नहीं रहेगा। एंड ये इवन दो प्रेयर्स के लिए होते थे ये फेस्टिवल्स, लेकिन जो लोग होते थे वो बहुत ज्यादा इंजॉयमेंट और फीस्टिंग, खाना वाना भी अपना इन फेस्टिवल्स में कर रहे होते थे। फैमिलीज वगैरह मिलकर सब चीजें करती थी। एंड पिलग्रिमेज करना, जिसके लिए हिंदी में टर्म होता है तीर्थ करना। तो पिलग्रिमेज का क्या देखने को मिलता है कि क्रिश्चियन लाइफ में ये भी इंपॉर्टेंस गेन कर रहा था। लोग अपने अलग अलग श्राइन्स ऑफ मार्टियर्स में जा रहे थे। मतलब अगर किसी की क्रिश्चियनिटी के लिए फाइट करते हुए मार्टियरडम हुआ है तो उनकी जो श्राइन्स वगैरह होती थी वहां पे ये लोग विजिट करते थे, या फिर जो इंपॉर्टेंट चर्चेस होते थे उनको विजिट करते थे। और पिलग्रिमेज भी एक इंपॉर्टेंट लाइफ का पार्ट बन गया था इन क्रिश्चियंस की। अब बात करते हैं द थर्ड ऑर्डर की, पेजेंट्स, फ्री और अनफ्री। इनके क्वेश्चन में सबसे पहले लिख के आना कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो सोसाइटी के थे वो इस बिलोंग करते थे, वो इस थर्ड ऑर्डर को बिलोंग करते थे, और ये टू ऑर्डर्स को सस्टेन करने के लिए वर्क करते थे। बेसिकली इनका जो वर्क था वो उसका फ्रूट्स फर्स्ट टू ऑर्डर्स खाते थे, क्योंकि सोसाइटी में पेजेंट जो थे हमारे वही कल्टीवेशन करते थे, वही लेबर प्रोवाइड करते थे, जिसका जो सस्टेन करती थी फर्स्ट टू ऑर्डर्स को। अब कल्टीवेटर्स में हमें दो काइंड के देखने को मिलते हैं। ये अपने आंसर में एक फ्लो चार्ट बना के आ जाना। एक फ्री पेजेंट्स जो कि खुद का लैंड होल्ड करते हैं, दोनों की डिटेल हम नीचे देखेंगे। और दूसरे सर्फ, सर्फ का एमसीक्यू आता है तो टिक करके आ जाना। सर्फ का मीनिंग टू सर्व, बेसिकली हमारे अनफ्री पेजेंट्स। अब दोनों की डिटेल अलग अलग क्वेश्चन में पूछी जा सकती है, एक क्वेश्चन कंबाइंड इनका क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्री पेजेंट्स के बारे में क्या लिखोगे कि भाई इनके पास खुद के फार्म्स होते थे जिसमें ये लोग काम करते थे एज टेनेंट्स ऑफ द लॉर्ड। अब यहाँ पे आपको ये नहीं समझना है कि एज टेनेंट है ये लोग तो यहाँ पे कैश रिलेशन है, नहीं। यहाँ पे हमें इनिशियली इस टाइम पीरियड में एक अलग टाइप का रिलेशन, एक बॉन्डेज देखने को मिल रहा है कि भाई ये लोग को क्या क्या देना पड़ता था एज टेनेंट्स। इन लोग को मिलिट्री सर्विस ऑफर करनी होती थी, एटलीस्ट 40 डेज ऑफ द ईयर आपको मिलिट्री सर्विस रेंडर करनी है। ये जो पेजेंट फैमिलीज थी, अब आप हफ्ते में कुछ दिन अपने फार्म में काम करोगे, कुछ दिन आपको लॉर्ड के यहाँ जाके उसके लैंड में काम करना पड़ेगा। अब कुछ दिन से मेरा मतलब है कि यूजुअली 3 दिन हफ्ते के, या फिर कई बार उससे भी ज्यादा आपको लॉर्ड के यहाँ जाके काम करना पड़ता था, उनके खेतों में, उनके लैंड्स में। अब ये जो काम आप वहां पे कर रहे हो उसको आपका लेबर रेंट बुलाया जाएगा, कि आपसे पैसे भले ही नहीं लिए जा रहे हैं, लेकिन ये जो लेबर आप प्रोवाइड कर रहे हो यही आपका रेंट है इस टाइम पीरियड में। और मेक सेंस भाई, उनके यहाँ ज्यादा काम करोगे ना, वो लॉर्ड है पहली बात, उसके पास लैंड भी ज्यादा है, आपके पास छोटा सा लैंड होगा उसमें काम कर लेना, थोड़े एक आध दो दिन जो बचे उसमें थकान ना हो तो कर लेना अपने में। और लॉर्ड को उनका कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता था इनकी लाइफ से, तो लॉर्ड इनको घसीटते थे इस टाइम पीरियड में। आगे जाके देखोगे कि ये लोग भी गुस्सा हो गए थे। तो ये जो काम कर रहे हैं लेबर के लैंड में, इसको बुलाया जाता था लेबर रेंट। और इसकी जितनी भी लेबर का प्रोडक्शन होता था, जो भी प्रोडक्शन होता था, वो पूरा का पूरा कौन रखता था, वो रखता था लॉर्ड। इसके अलावा इनको कुछ अनपेड लेबर भी करनी होती थी, जिसको हम इंडिया में बुलाते हैं बेगार। बेसिकली कि भाई डिच डिग कर दो, कि भाई यहाँ पे ऐसा गड्ढा बना, खोद दो, ट्रेंचेस बना दो, यहाँ पे फायरवुड कलेक्ट कर दो, फेंसेस बना दो, रोड्स या फिर बिल्डिंग्स को रिपेयर कर दो। या फिर जो विमेन होती थी उनका भी काम होता था कि फील्ड्स में हेल्प कर रही है, जो बच्चे और विमेन हो गए वो फील्ड में हेल्प करते थे। इसके अलावा बाकी टास्क भी करते थे, जैसे कि थ्रेड को स्पिन करना, क्लॉथ वीव करना, या फिर कैंडल्स बनाना, या फिर ग्रेप्स प्रेस करना, ताकि उससे वाइन बनाई जा सके। तो बेसिकली लॉर्ड पूरा इनको निचोड़ देते थे। और इसके अलावा इन लोग के ऊपर डायरेक्ट टैक्स भी लगाया जाता था, टेई, जिसको आप प्यार से टाइल बुला सकते हो, TAILLE। यूजुअली फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे स्कूल में तो फ्रेंच सिखाई नहीं गई थी, अगर आपके स्कूल में सिखाई जाती हो, गई हो तो आप बता सकते हैं, बट एज फार एज आई नो फ्रेंच प्रोनाउंसिएशन में एल को उतना ज्यादा प्रोनाउंस नहीं करते, इट वुड बी टेई इन फ्रेंच, इफ आई एम राइट।
बट वी डोंट केयर भाई, तुम टाइल बुलाओ, तिल्ली बुलाओ, जो तुमको बुलाना है तुम बुलाओ, स्पेलिंग याद रख लेना। एंड लिख के आना कि ये लगाया जाता था पेजेंट्स पे, इस टैक्स से क्लर्जीमैन को और नोबल्स को एग्जेम्प्ट किया जाता था, इनसे नहीं लिया जाता था। फिर सर्फ के बारे में क्या लिख के आओगे? सर्फ के बारे में लिख के आना कि ये उन प्लॉट ऑफ लैंड्स में काम करते थे जो लॉर्ड को बिलोंग करते थे, तो इनका जो काम का आउटपुट होता था उसमें से ज्यादातर कौन रखता था? वो लॉर्ड रखता था। तो पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिख के आना कि ऐसे भी लैंड में काम करना होता था जिसके एक्सक्लूसिव राइट्स पूरे लॉर्ड के ही होते थे, कि भाई आपसे काम तो कराया जा रहा है लेकिन 1% भी आपको उसके बदले में कुछ नहीं दिया जा रहा है। ये जो सर्फ होते थे अनफ्री होते थे, तो थोड़ा बहुत शेयर इनको जो लॉर्ड देता था बस वही इनके हाथों में जाता था, इनको कोई सैलरी कोई वेजेस नहीं मिलते थे। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप एस्टेट को छोड़ के भाग निकलो यहाँ से, नहीं, लॉर्ड के एस्टेट में अगर आपको काम करना है तो आप उसके साथ टाइड हो, आप वहां से छोड़ के भी नहीं जा सकते, आपको करना ही पड़ेगा। एस्टेट छोड़ने के लिए भी आपको परमिशन लेनी होती थी लॉर्ड की। प्लस लॉर्ड के कुछ मोनोपोलीज होते थे, आप एग्जांपल नीचे देखोगे, जो सर्फ के एक्सपेंस पे होते थे, मतलब जिनका नुकसान सर्फ को उठाना पड़ता था। अब उसके एग्जांपल हम देखें तो फॉर एग्जांपल बोला गया है कि भाई सर्फ सिर्फ और सिर्फ लॉर्ड की मिल्स का यूज कर सकता है, उसको जो भी अपना आटा वाटा जो भी मैदा वैदा पीसना है तो सिर्फ लॉर्ड की मिल यूज करोगे। आपको वाइन या बियर बनानी है तो सिर्फ लॉर्ड की वाइन पैसेस यूज करोगे। अगर आपको ब्रेड बेक करनी है तो सिर्फ लॉर्ड का ओवन यूज करोगे। अब सुनने को बड़ा अच्छा लगता है तो अच्छी बात है ना, बट एक्चुअल में सीन ये है कि उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ पैसे ले रहे होंगे एंड आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कहीं और जा सको। हम भाई आपसे पैसे लेंगे और आपको हमारे पास ही आना पड़ेगा। दूसरी चीज कि लॉर्ड डिसाइड करते थे कई बार कि ये लोग शादी किससे करेंगे, सर्फ लोग, और कई बार अगर आपकी चॉइस है या किसी और की चॉइस है तो कई बार उसको ब्लेस कर देते थे लॉर्ड, लेकिन उसके बदले में भी क्या भिखारी है भाई, उसके बदले में भी फीस ले लेते थे कि भाई ठीक है हमने डिसाइड नहीं है तुम किससे शादी करोगे, लेकिन तुम्हारी चॉइस को हम अप्रूव कर रहे हैं, उसके बदले में चलो पैसा निकालो। ऐसा नहीं कि भाई कमेंट वमेंट कर दो, हाँ भाई भैया को भी अच्छा लगे, यूट्यूब को भी पता चले कि हाँ भाई अच्छा वीडियो, नहीं भाई प्यार ही नहीं करते तुम लोग मेरे से, ठीक है भाई ठीक है, देख लो भाई, बिना करे देख लो, क्या कर सकते हैं, नहीं करने वालों को कौन रोक पाया है कमेंट। एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये फ्यूडलिज्म जो है वो इंग्लैंड कब पहुंचा, कैसे पहुंचा, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब पहला आंसर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है तो लिख के आ जाना कि 11वीं सेंचुरी के बाद जो फ्यूडलिज्म था वो इंग्लैंड पहुंचा। कैसे पहुंचा वो देखेंगे। पहले इंग्लैंड में एंगल्स और सेक्शंस आते हैं। ये कौन है? ये सेंट्रल यूरोप के हमारे जर्मेनिक ट्राइब्स थे जो यहाँ पे डोमिनेट कर रहे थे। ये इंग्लैंड पहुंचते हैं 6th सेंचुरी में और इंग्लैंड का नाम इन्हीं के नाम पे पड़ता है, एंगल लैंड, जो कि धीरे से ओवर टाइम इंग्लैंड हो गया। लेकिन 11वीं सेंचुरी के बाद यहाँ पे आते हैं विलियम भाई हमारे। विलियम कौन है? ड्यूक ऑफ नॉर्मैंडी। मतलब क्या? नॉर्मैंडी जो हमारे नॉर्थ ऑफ फ्रांस रीजन में है, वहां के प्रिंस थे जो इंग्लिश चैनल जो वाटर बॉडी उसको क्रॉस करके इंग्लैंड पहुंचते हैं अपनी आर्मी के साथ, और आर्मी लेके यहाँ के इंग्लैंड के जो इस टाइम के सेक्शन किंग थे उनको हरा देते हैं। एंड यही वो विलियम भाई हैं जिनके जो डिसेंडेंट्स हैं वो अभी भी इंग्लैंड के किंग्स और क्वीन बनते हैं। अब हो क्या गया है, 11वीं सेंचुरी में ये भाई साहब आ गए हैं। एंड इसके बाद एक और पॉइंट लिख के आना कि फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में हमें कांस्टेंट वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं। किस चीज के लिए? हिस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट इसी चीज के लिए होते हैं कि ट्रेड को या फिर टेरिटरी को, लैंड को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे 11वीं सेंचुरी के बाद ये आ गए और सेम स्ट्रक्चर ये यहाँ पे फॉलो करते हैं। क्या स्ट्रक्चर? वो देखो, इन्होंने यहाँ पे पूरे लैंड को मैप करवाया और अपने साथ जो 180 नॉर्मन नोबल्स को लेके आए थे, मतलब नॉर्मैंडी से इनके साथ जितने भी नोबल्स माइग्रेट हुए थे उनको इन्होंने यहाँ पे आके लैंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि ये लो भाई, इतना लैंड तुम्हारा, इतना लैंड तुम्हारा, इतना लैंड तुम्हारा। एंड ये लॉर्ड्स और हमारे किंग के बीच में हमें वही रिलेशन देखने को मिलता है जो हम हमेशा से देख रहे हैं कि आपको हमने लैंड दे दिया है, उसके बदले में आप हमारी तरफ लॉयल रहेंगे, हमें आपकी मिलिट्री की जरूरत पड़ेगी तो आप हमको वो प्रोवाइड करेंगे। तो वही पॉइंट लिख के आ जाना कि ये जो लॉर्ड्स थे अब वो किंग के चीफ टेनेंट्स बन गए एंड उनको मिलिट्री हेल्प अब किंग को प्रोवाइड करना है। एंड दे वर ऑब्लाइज्ड कि भाई आपको नाइट्स भी प्रोवाइड, नाइट्स जो कि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था वॉर्स वगैरह करने के लिए, तो इनको नाइट्स भी किंग को प्रोवाइड करना था अपने आप से रिक्रूट करके। एंड वही रिलेशन एक फ्लो चार्ट टाइप्स है जो आप हर आंसर में इसके बना सकते हो। किंग हमें देखने को मिला, उसके अंडर में हमें ये नोबल्स देखने को मिल रहा, फिर वही चीज इन्होंने नोबल्स ने क्या करी, अपने नाइट्स के साथ करी कि भाई इन्होंने इनको लैंड दिया, इन्होंने अपना लैंड इनको डिस्ट्रीब्यूट करना चालू कर दिया, उसके बदले में हमें इनकी मिलिट्री सपोर्ट इनको देखने को मिलती है, इनकी मिलिट्री सपोर्ट हमें इनको देखने को मिलती है। तो सेम चीज जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि नोबल्स ने क्या किया, नाइट्स को लैंड देना चालू कर दिया और उसके बदले में ये लोग अब नाइट्स नोबल्स को सर्व कर रहे थे। एंड यहाँ पे एक पॉइंट लिख के आना कि यहाँ पे
इन नाइट्स का ये लोग पर्सनल वॉरफेयर के लिए यूज नहीं कर सकते थे। जो किंग था वो यहाँ इंग्लिश रीजन में फॉरवर्ड कर रहा था कि भाई आप अपनी नाइट्स वाइट लेके ऐसा नहीं कहीं पे भी अटैक वटैक करने लग जाओ। और एंग्लो सेक्शन जो पेजेंट्स थे सोसाइटी में इंग्लैंड में, वो एज टेनेंट सर्व कर रहे थे अलग अलग लेवल्स ऑफ लैंड होल्डर्स को। मतलब लैंड होल्डर्स बहुत सारे हैं, जैसे कि नोबल्स हो गए, नाइट्स हो गए, किंग हो गए, तो उनके अंडर में एज टेनेंट पेजेंट ये लोग काम कर रहे थे। एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है पहली ही लाइन में कि जो फर्स्ट टू ऑर्डर्स थे हमारी सोसाइटी के, नोबिलिटी और क्लर्जी, मतलब क्लर्जी और नोबिलिटी, इनको क्या लग रहा था कि सोसाइटी अनचेंजिंग स्टेबल रहेगी, हम हमेशा हमेशा ऐसे ही रूल करते रहेंगे, डोमिनेट करते रहेंगे। लेकिन कुछ प्रोसेसेस थे, इसके लिए टर्म यूज कर सकते हो, कुछ डेवलपमेंट्स थे जो सोसाइटी में हो रहे थे, कुछ चेंजेस थे जो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म कर रहे थे, जैसे कि इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये बहुत ज्यादा ग्रेजुअल थे एंड इम्परसेप्टेबल, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड टू नोटिस थे। लेकिन कुछ चेंजेस ऐसे भी थे जो बहुत ड्रामेटिक और बहुत इजीली सोसाइटी में दिख रहे थे। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, लैंड यूज करने का तरीका चेंज हो रहा था। आगे वाले टॉपिक में इसको एक एक करके डिस्कस हम करेंगे। एंड इन चेंजेस ने पूरे जो इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस थे लॉर्ड और उनके अंडर में वेसल्स के बीच में, इनको बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया। तो पहले हम इन्वायरमेंटल चेंजेस की बात करते हैं। ओ भाई 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 भाई, चेंज हमारे यहाँ पे आ गए भाई, ये क्या हो गया? हो सकता है क्वेश्चन ऐसे ही आए कि भाई क्या क्या चेंजेस आ रहे थे बताओ। तो पहली हेडिंग बनाना इन्वायरमेंटल चेंजेस की, और उसमें हेडिंग एक और सब हेडिंग बनाना 5th to 10th सेंचुरीज में क्या हो रहा था। जो यूरोप था वो मोस्टली फॉरेस्ट कवर्ड था, जिसके कारण जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो कम था, लेकिन पेजेंट्स को एक फायदा ये होता था जब वो डिससेटिस्फाइड होते थे अपनी कंडीशन से, बहुत ज्यादा रेंट लिया जा रहा है, उनको ऑपरेस किया जा रहा है, कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो सोसाइटी छोड़ के फॉरेस्ट में सीख कर लेते थे रेफ्यूज, फॉरेस्ट में जाके छुप जाते थे। तो पहली चीज ये लिखना। दूसरी चीज लिखना कि जो क्लाइमेट था वो बहुत ज्यादा ठंडा था, बहुत इंटेंस कोल्ड क्लाइमेटिक स्पेल यहाँ पे चल रहा था, जिसके कारण जो विंटर्स थी वो बहुत लंबी होती थी येट बहुत इंटेंस होती थी। एंड इसके कारण जो ग्रोइंग सीजन होता था, जो एग्रीकल्चर कल्टीवेटिंग सीजन होता था, वो बहुत छोटा होता था। तो क्रॉप्स कम लगाई जा पाती थी, कम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस होता था। लेकिन ये चीज बदलना चालू हुई 11th सेंचुरी के बाद। हमारा यूरोप एक वार्मर फेज में चला गया, जो एवरेज टेम्परेचर था यहाँ का वो थोड़ा सा बढ़ गया, जिसके कारण काफी प्रोफाउंड, काफी डीप इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर में, जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट था। अब क्योंकि वार्मथ थोड़ी ज्यादा आ गई है, थोड़ा ज्यादा लंबा फेज हो गया है, जो हमारा ग्रोइंग कल्टीवेशन सीजन था वो थोड़ा सा लॉन्गर हो गया है। अब जो सॉइल हीट वाज लेस सब्जेक्ट टू फ्रॉस्ट, अब वो उतना ज्यादा जमेगी नहीं, जिसके कारण यहाँ पे आप प्लाउइंग भी बहुत इजीली कर सकते हो, क्रॉप लंबे टाइम पीरियड के लिए उगा सकते हो। एंड इन्वायरमेंटल हिस्टोरियंस बताते हैं कि इस टाइम पे फॉरेस्ट लाइन भी जो थी वो रिसीड हो रही थी, वो कम हो रही थी। एंड हेंस जो कल्टीवेटेड लैंड था, कल्टीवेबल लैंड था, वो बढ़ रहा था, जिसके कारण एक्रीज यहाँ पे बढ़ रहा था, जिसका मीनिंग क्या था कि अब कल्टीवेशन और भी ज्यादा एक्सपांड हो रहा था। ये एक्सप्लेन करके अगली हेडिंग बनाना लैंड यूज के बारे में, और लिखना कि इनिशियली जो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी यूज हो रही थी वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव मतलब एकदम अर्ली फॉर्म्स की थी, ज्यादा एडवांस्ड नहीं थी। तो इसमें क्या टेक्नोलॉजी थी? एक ही मैकेनिकल हमें एड देखने को मिलती है, एक ही टूल हमें जो देखने को मिलता है इस टाइम पीरियड का, वो था हमारा वुडन प्लाव। और वुडन प्लाव को पेजेंट्स यूज करते थे विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिन। ऑक्सिन मतलब क्या होता है? बुल जिनको हम हमारे एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, उसको आप एग्रीकल्चर के लिए ट्रेन करते हो, कई बार कास्ट्रेट करा देते हो ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए, एंड उसको आप एग्रीकल्चर में यूज करते हो। तो बुल को ही हम एग्रीकल्चर में ऑक्स बुलाते हैं, ऑक्सिन बुलाते हैं। तो ऑक्सिन को यूज किया जा रहा था इस प्लाव को खींचने के लिए। लेकिन ये जो वुडन प्लाव था ये बहुत एडवांस नहीं था हमारे मॉडर्न प्लाव के जैसे, तो ये सिर्फ लैंड को थोड़ा बहुत स्क्रैच कर पाता था सरफेस लेवल पे, जिसके कारण उसकी जो नेचुरल प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो पूरी यूज नहीं हो पाती थी। अगर आपने सॉइल को अच्छे से डिग किया, अच्छे से डिग करना टर्म प्रॉपर नहीं है, लेकिन अच्छे से उसको आपने क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में कुछ एक टर्म होता है, उसको अच्छे से टर्न किया है, तो वो ज्यादा फर्टाइल हो सकता था, वो ज्यादा वेल सूटेड होता था एग्रीकल्चर करने के लिए। लेकिन यहाँ पे इनके पास टूल्स ही नहीं है उस चीज को करने के लिए। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव है एज अपोज टू कैपिटल इंटेंसिव। अगर कैपिटल इंटेंसिव होता है तो बेसिकली वहां पे आप ज्यादा मशीनरी यूज करते हो और लेबर को कम यूज करते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? मशीनरी काम ही नहीं कर रही है, थोड़ी बहुत मशीनरी है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो हर 4 साल में इन पेजेंट्स को खुद से लैंड को डिग करना होता था, खुद से उस सॉइल को टर्न करना होता था, और ये बहुत ज्यादा लेबर इंटेंसिव एक प्रोसेस था।
लेकिन ये करना ज़रूरी है अगर आपको सॉइल की थोड़ी बहुत फर्टिलिटी मेंटेन करनी है तो। एक और चीज़ आप फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने के लिए करते हो कि वहाँ पे आप क्रॉप रोटेशन करते हो। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जिस मेथड को ये लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे थे वो बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं था। तो क्या था उसको समझ लो, लिखने को आ सकता है। यहाँ पे ये लोग क्या करते थे, अपने लैंड को डायग्राम से समझा रहा हूँ, ये मान लेते हैं किसान का पूरा लैंड है तो उसको ऐसे हाफ में डिवाइड करता था और सिर्फ इसमें अपना कल्टीवेशन कर रहा है। क्या कल्टीवेशन करेगा, ये यहाँ पे ऑटम के मंथ में विंटर वीट को उगा देगा। वीट भी वेराइटीज की होती है, विंटर वीट, स्प्रिंग वीट, तो यहाँ पे विंटर वीट जिसको ठंड के टाइम पे उगाया जा सकता है उसको यहाँ पे कल्टीवेट कर देगा और जो आधा लैंड है उसको खाली छोड़ देगा एंड ये सोचेगा कि अगर खाली छोड़ देंगे तो अगले साल इसकी फर्टिलिटी अपने आप से इंप्रूव हो जाएगी। बट ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। अब अगले सीजन में वो उस खाली वाले लैंड पे उगाएगा। लिखा हुआ है यहाँ पे कि वहां पे वो राय को कल्टीवेट करेगा। राय जिसको दारू बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है, राय जिसको ब्रेड बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता है। तो अगले साल यहाँ पे राय उगाएगा और ये वाला लैंड जिसमें कल्टीवेशन किया था इसको खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने को बोलते हैं फैलो छोड़ना। तो यही जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया वो यहीं पे लिखा हुआ है, तो आप एक्सप्लेन इसको करेंगे लेकिन उसके बाद लिख देना कि भाई ये एक्चुअल में यहाँ के लैंड को फर्टाइल करने की जगह या फिर प्रिजर्व करने की जगह डिटीरियोरेट कर रहा था। फर्टिलिटी खत्म होती जा रही थी जिसके कारण पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो गिरते चले जा रहा था एंड सोसाइटी में हमें फेमाइंस मतलब भुखमरी फैलना, खाने की तंगी होती जा रही थी। क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन, जब बहुत लंबे टाइम पीरियड तक लोगों को न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है तो क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन फैलने लगता है जिससे सोसाइटी को बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। तो फेमाइंस भी आ रहे हैं, क्रॉनिक मेलन्यूट्रिशन भी फैल रहा है एंड जो पुअर सेक्शन है उनकी कंडीशन सोसाइटी में बहुत खराब हो रही है। लेकिन जो नोबल्स है उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। नोबल्स को क्या चाहिए कि भाई हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे। अब पर यूनिट ऑफ लैंड से तो आउटपुट आप बढ़ा नहीं सकते क्योंकि वो तो कम हो रहा है, क्योंकि फर्टिलिटी गिर रही है। लेकिन अब दूसरा ऑप्शन क्या है कि भाई ठीक है इस इतने लैंड से हम आउटपुट नहीं बढ़ा सकते लेकिन लैंड को तो बढ़ा सकते हैं ना। तो अब ये लोग फोर्स कर रहे थे पेजेंट्स को कि ज्यादा से ज्यादा लैंड में आप हमारे जो मैनोरियल एस्टेट है उसमें आप कल्टीवेशन करो। तो और भी ज्यादा एक्रिएज को, जो लैंड अंडर कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया जा रहा था अपना आउटपुट को इंक्रीज करने के लिए। जो पेजेंट्स थे उनको ऑप्रेस करने की कोशिश की जा रही थी। जितना उनसे लीगली काम करवाना चाहिए उससे भी ज्यादा काम कराया जा रहा था। लेकिन पेजेंट शांत नहीं बैठे। उन्होंने इस ऑपरेशन को डायरेक्टली, बस ऐसा नहीं कि ऑपरेस करो तो ये लोग हो गए, उन्होंने इसको रेजिस्ट किया। अब डायरेक्टली ओपन प्रोटेस्ट तो ये लोग नहीं कर सकते थे लेकिन इन्होंने पैसिव रेजिस्टेंस यूज किया। कैसे? इन्होंने अपने खुद के फील्ड्स में काम करना ज्यादा चालू कर दिया। नोबल्स के लैंड में कम काम कर रहे हैं। इन्होंने अपने फील्ड्स में जो आउटपुट हो रहा है उसका ज्यादातर हिस्सा खुद के पास रखना चालू कर दिया। नोबल्स को उतना ज्यादा नहीं दे रहे हैं। जो इनसे अनपेड सर्विसेज करवाई जाती थी वो उन्होंने करना अवॉइड करना चालू कर दिया। जो पास्चर लैंड और फॉरेस्ट लैंड होते थे, अब ये जो नोबल्स हैं पास्चर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को एज प्राइवेट प्रॉपर्टी देखते थे कि भाई ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, इसका सारा यूज हम करेंगे। लेकिन अब पेजेंट्स लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं, ये तो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें सबको यूज करने के लिए मिलना चाहिए। तो इस पे भी वो लोग अब नोबल्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहे थे एंड ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप एक्सप्लेन करके जरूर आएंगे। इनके रिलेशंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम और भी कॉन्फ्लिक्ट इस टॉपिक में देखेंगे। अभी तक इस चैप्टर में आप समझ गए होंगे कि 11th सेंचुरी काफी ज्यादा एक रेवोल्यूशनरी पीरियड था। वही चीज हमें एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में भी देखने को मिलती है कि 11th सेंचुरी के बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई। पहले का जो हमारा हम्बल वुडन प्लाव था अब वो काफी ज्यादा एडवांस हो रहा था। बेसिकली अब वो बैडी में कन्वर्ट हो गया था। कैसे? अब हैवी आयरन टिप्ड प्लाउज यूज किए जा रहे थे जिसमें मोल्ड बोर्ड्स भी लगाए जाते थे। मोल्ड बोर्ड्स क्या होता है? बेसिकली हमारा जो प्लाव होता है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं जिसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, बस ये एक टर्म याद करना पड़ेगा। बट सुन लो, प्लाव है हमारा पूरा, तो उसमें एक हिस्सा होता है प्लाव शेयर जो अर्थ के अंदर जाके डिग करने का काम करता है। उसमें मोल्ड बोर्ड्स लगे होते हैं जो टॉप सॉइल को टर्न करने का काम करता है। तो बेसिकली आप हमारा जो बैडी प्लाव है आयरन टिप्ड भी होता था, उसमें मोल्ड बोर्ड्स भी होते थे। तो जो प्लाव था अब वो डीपर डिग कर पा रहा था एंड जो मोल्ड बोर्ड्स है वो टॉप सॉइल को प्रॉपर्ली टर्न करते थे जिससे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं वो बेटर तरीके से यूटिलाइज हो पा रहे थे एंड एनिमल को हार्नेस करने के जो मेथड्स थे वो भी इंप्रूव हो रहे थे। वही चीज जो कुत्तों के साथ आज की डेट में होता है ना कि गले में पट्टा नहीं बांधो, उनके पेट में पट्टा बांधो ताकि उनको दर्द ना हो। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट दर्द वाला नहीं है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो ज्यादा ताकत से पुल कर पाए।
तो अगर आपने ऑक्सीजन के गले में बांधा हुआ है पट्टा, जो भी आपने बांधा हुआ है, तो वो ज्यादा ताकत से नहीं खींच पाएगा, लेकिन अगर आपने उनके शोल्डर पे बांधा है तो वो ज्यादा फोर्स को एक्सर्ट कर पाएंगे। तो यही चीज हो रही थी, इंस्टेड ऑफ नेक हार्नेस शोल्डर हार्नेस यूज किया जा रहा था ताकि वो ग्रेटर पावर एक्सर्ट कर पाए। जो हॉर्स थे दे वर बेटर शॉर्ट, शॉर्ट मतलब उनकी जो टांगे होती हैं उसमें हॉर्सशू लगाते हैं जिसको बोलते हैं टू शॉर्ट देम। एंड हॉर्सशू से क्या होता है, उस हॉर्सशू से होता यह है कि उनका फुट डिके प्रिवेंट हो पाता है, उनकी पावर जनरेशन भी काफी ज्यादा बढ़ रही होती है। तो ये भी लिख के आना, शॉर्ट भूल जाओ तो हॉर्सशू तो सबको याद ही रहेगा कि जो फुट है उसमें से आयरन हॉर्सशू लग जाता है विच हेल्प्स देम, तो वो लिख के आना। इसके अलावा अब विंड और वाटर एनर्जी का भी यूज एग्रीकल्चर में किया जा रहा है। किस चीज में? वाटर और विंड पावर्ड मिल्स देखने को मिल जाते हैं जो यूरोप में अब सेटअप कर दिए जा रहे थे कि कॉर्न पीसने के लिए या फिर ग्रेप्स पीसने के लिए दारू बनाएंगे बढ़िया वाली, तो उसके लिए भी अब विंड और वाटर एनर्जी का यूज हो रहा है। अब एक और चीज होती है लैंड यूज के चेंज में। पहले टू फील्ड सिस्टम था कि भाई एक आपका फील्ड है उसको आपने दो फील्ड्स में डिवाइड किया, एक में लगा रहे हो दूसरे को छोड़ दिया, फिर दूसरे में लगाया तो ये वाला खाली छोड़ दिया, ऐसा रोटेशन हो रहा था। लेकिन अब एक रिवॉल्यूशनरी थ्री फील्ड सिस्टम आ गया है जिसको अगेन हम एक बार डायग्राम से देख लेते हैं। अगर ये आपका पूरा फील्ड है तो अब दो पार्ट्स में डिवाइड करने की जगह आप तीन पार्ट में डिवाइड करोगे एंड इसमें अलग कल्टीवेशन करोगे, फिर टाइम आने पे इसमें अलग, इसको छोड़ोगे फिर बाद में इसमें आ जाएगा। एंड इसका थ्रू इस थ्री फील्ड रोटेशन को यूज करके आप अपने फील्ड्स में 3 साल में से 2 साल कल्टीवेशन करोगे, 1 साल खाली छोड़ोगे। कैसे, उसको हम यहाँ पैराग्राफ में समझ लेते हैं, आपको लिख के आना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपने 3 फील्ड्स में अपने पूरे फील्ड को डिवाइड किया है, तो उसमें एक में आप वीट या फिर राय लगा दोगे ऑटम के पीरियड में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, दूसरे में आप लगा दोगे पीस बीन्स या लेंटल्स स्प्रिंग के टाइम आने में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, या फिर ओट्स एंड बार्ली घोड़ों के लिए। ओट्स तो मैं भी खाता हूं, कहीं मैं घोड़ा तो नहीं, जो भी है। बट तीसरा जो आपका फील्ड है उसको आप फैलो, उसको आप खाली छोड़ दोगे और इस तरीके से सीन ये मचेगा कि भाई आपने एक फील्ड में ऑटम में वहां पे लगाया, उसके बाद आपने 1.5 ईयर लेटर स्प्रिंग में लगाया, फिर आपने खाली छोड़ा। तो इस तरीके से ओवरऑल ज्यादा प्रोडक्शन आप कर पाओगे एंड इट इज एटलीस्ट अ बेटर मेथड देन द टू क्रॉप मेथड, टू फील्ड मेथड। तो अब क्या हो रहा है विद दिस न्यू सिस्टम? अब जो फूड प्रोडक्शन है पर यूनिट ऑफ लैंड में वो बढ़ रहा है, फूड अवेलेबिलिटी उसके बारे में लिख के आना, इट डबल्ड। एंड अब प्लांट जैसे कि पीज एंड बीन्स उगाए जा रहे हैं, जिसका मीनिंग है कि डाइट में यूरोपियंस की वेजिटेबल जो प्रोटीन था उनका इंप्रूवमेंट हो गया था, वो ज्यादा अवेलेबल हो गए थे। एनिमल्स के लिए बेटर फॉडर, फॉडर मतलब वो खाना जो हम जानवरों को खिलाते हैं अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को, वो बेटर क्वालिटी का प्रोड्यूस किया जा रहा है। मैं जो खा रहा हूँ और घोड़ा जो खा रहा है वो सेम चीज है, ओट्स। हालांकि इन लोग का जो ओट्स होता था वो फॉडर के लिए ही यूज किया जाता था, तो मे बी उतना हाई क्वालिटी नहीं होता था, मतलब क्या मे बी क्या क्लियरली उतना हाई क्वालिटी नहीं होता था जितना प्रेजेंट डे ओट्स होते हैं, बट हाँ खा तो वही रहे थे। कल्टीवेटर्स के लिए एक चीज अच्छी क्या हो गई थी, अब उनको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी बिकॉज प्रोडक्शन वगैरह इंप्रूव हो गया। फॉर एग्जांपल अब वो सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन कम लैंड में काम करके प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो वही चीज होती है, एवरेज जो पेजेंट फार्मिंग्स थी वो पहले 100 एकर्स में वो लोग काम कर रहे होते थे, अब वो 20-30 एकर्स में काम कर रहे हैं 13th सेंचुरी आते आते। तो जो पेजेंट होल्डिंग्स जहाँ पे वो काम कर रहे हैं वो श्रिंक हो रही है, क्योंकि अब वो कम एरिया में ज्यादा अच्छे से प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो होल्डिंग्स के बारे में लिख के आना, स्मॉलर हो रही थी क्योंकि एफिशिएंट कल्टीवेशन हो रहा था। बेसिकली छोटे लैंड में आप ज्यादा एफिशिएंटली आप लेबर लगा के ज्यादा अच्छे टेक्निक्स यूज करके आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। इससे पेजेंट्स के पास अब और भी ज्यादा टाइम है बाकी एक्टिविटीज वगैरह करने के लिए। अब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं लेकिन उनके लिए पैसा भी तो चाहिए, तो धनराशि जो होती थी वो अक्सर इन पेजेंट्स के पास इतनी नहीं होती थी कि वो खुद से विंड मिल या फिर वाटर मिल्स वगैरह सेटअप कर पाए। तो ये इनिशिएटिव किसको लेना पड़ता था? ये इनिशिएटिव नोबल्स लेते थे, लेकिन कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं जो पेजेंट्स खुद भी ले सकते थे। फॉर एग्जाम्पल एरेबल लैंड्स का कल्टीवेशन, एरेबल लैंड एक्सटेंड करना, मतलब वो लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है उसको एक्सटेंड करना। इसके अलावा 3 फील्ड रोटेशन पे लोग शिफ्ट हो गए थे और ये विलेजेस में फोर्जेस और स्मिथी सेटअप कर रहे थे। फोर्जेस मतलब जहां पे फर्नेस वगैरह है, आप मेटल को हीट करके उसको शेप करके कुछ टूल्स वगैरह बना रहे हो। स्मिथीज मतलब जो ब्लैक स्मिथ की वर्कशॉप है उसको आप स्मिथीज बुला सकते हो, वहां पे भी आयरन टूल्स वगैरह बन रहे हैं जो कि अब विलेजेस में ही बन रहे हैं। एंड आयरन टिप प्लाउस हो गए या फिर हॉर्सशूज हो गए, इसको काफी चीपली बनाया जा रहा है और विलेजेस में ही रिपेयर किया जा रहा है। तो 11th सेंचुरी के बाद एक और चीज हमें क्या देखने को मिलती
मिलती है। हो सकता है क्वेश्चन ही ऐसा जाए कि 11th सेंचुरी के बाद क्या क्या चेंजेस आ रहे थे, तो जितने भी हमने डिस्कस किए वो आपको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। एक और चीज आप एक्सप्लेन करेंगे कि जो पहले फ्यूडलिज्म में जो बॉन्ड्स का सिस्टम था कि भाई पर्सनल बॉन्ड्स होते थे लॉर्ड्स और उनके अंडर में, लोगों के बीच में, उनके अंडर और उनके अंडर के लोगों के बीच में, वो अब चेंज हो रहा था, वो वीकन हो रहा था। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे थे, ऑन द बेसिस ऑफ मनी अब ट्रांजैक्शन किए जा रहे थे। लॉर्ड्स के लिए भी इजी था, पहले वो पेजेंट से सर्विसेज लेता था, हमने बात करी थी लेबर रेंट की, रेंट इन टर्म्स ऑफ लेबर चार्ज किया जाता था। लेकिन उससे ज्यादा इजी तो यही है ना कि वो बोल दे कि भाई इतना कैश हमें चाहिए, इतने पैसे हमारे आप हाथ में दे दो। लॉर्ड्स के लिए भी इजी है। कल्टीवेटर्स के लिए अब उनका जो आउटपुट जनरेशन हो रहा है वो ट्रेडर्स को बेच के आ सकते थे, क्योंकि अब मार्केट में कैश का नेटवर्क स्प्रेड हो गया, कैश नेक्सस डेवलप होना इसको बोला जाता है कि कैश नेटवर्क डेवलप हो गए, कैश नेक्सस डेवलप हो गया है। एंड ये लोग भी अब कैश का यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ बार्टर करने की जगह, इंस्टेड ऑफ गुड्स टू गुड्स या फिर गुड्स टू सर्विस ट्रेड करने की जगह ये लोग मनी का एक्सचेंजेस सोसाइटी में यूज कर रहे हैं। एंड अब मनी ने भी प्राइसिंग को भी इन्फ्लुएंस करना चालू कर दिया। अगर कभी हार्वेस्ट खराब होगा, अगर कम आउटपुट हुआ है तो उसके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, अगर ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो प्राइसेस कम हो जाएंगे। एग्जाम्पल लिख के आना, इंग्लैंड का 1270s और 1320s के बीच में जो प्राइसेस थे दे डबल्ड। तो अब एक तरफ एग्रीकल्चर एक्सपांड हो रहा है, दूसरी तरफ तीन और चीजें हैं जो बढ़ रही हैं। क्या क्या? पॉपुलेशन, ट्रेड और टाउन्स। अब पॉपुलेशन की बात करें तो 1000, कितनी बढ़िया डेट है, 1000 में 42 मिलियन थी यूरोप की पॉपुलेशन, ये 62 मिलियन हो गई 1200 आते आते, 73 मिलियन हो गई 1300, यानी कि 14th सेंचुरी आते आते। अब लोगों की लाइफ स्पेन भी बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि फूड क्वालिटी बढ़ रही है तो आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ेगी। तो 10 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी लॉन्गर हो गई हमारे 13th सेंचुरी में एज कंपेयर टू 8th सेंचुरी। लेकिन ये नंबर विमेन और गर्ल्स के लिए थोड़ा कम था, क्योंकि मेन को ज्यादा बेटर फूड क्वालिटी मिल रही थी कंपेयर टू विमेन एंड गर्ल्स। उनकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो कंपेयर टू मेल्स कम थी हमारे इस रीजन में। टाउन्स डेवलप होना चालू हुए, जैसे कि हमारे रोमन एम्पायर में हमने बात करी थी अर्बन लाइफ की, टाउन डेवलपमेंट की, वो रोमन एम्पायर के कोलैप्स के साथ खत्म हो गए थे। दे वर डिजर्टेड, उनको अबंडन कर दिया गया, वो रूइंस में कन्वर्ट हो गए थे। लेकिन अब वापस से हमारी सोसाइटी में जैसे कि एग्रीकल्चर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर बढ़ने के साथ साथ हम हायर पॉपुलेशन को अब सस्टेन कर सकते हैं, जो कि डिमांड करेगी टाउन लाइक फीचर्स की, जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो पेजेंट्स हैं अब वो सरप्लस कर रहे हैं, उनको चाहिए कि इतना सारा जो हमारा प्रोडक्शन है उसको हम कहीं जाके बेच सकें। उनको चाहिए एक जगह जहां पे वो बेचेंगे भी, साथ में उनको टूल्स मिल जाए, वहीं पे उनको क्लॉथ मिल जाए। तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग पीरियोडिक फेयर्स के साथ होती है। मतलब क्या? मेले वगैरह की, भाई हर संडे वहां पे मेला लगता है, वहां पे हम जाके अपना सामान बेच देते हैं इस तरीके से। या फिर कुछ जगहों पे मार्केटिंग सेंटर्स डेवलप होना चालू हुए जहां पे अपना सामान वगैरह लेके आ रहे हैं और बेच रहे हैं। तो टाउन लाइक फीचर्स और भी यहाँ पे आना चालू हो गए, जैसे कि टाउन स्क्वायर। टाउन स्क्वायर मतलब वो रीजन जो कि एक अर्बन लाइफ का सेंटर है, जहां पे सारे ट्रेडिंग एक्टिविटीज हो रही है या फिर सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं, ये डेवलप होना चालू हुए। चर्चेस बने यहीं पे रोड नेटवर्क स्प्रेड हो गए, जहां पे मर्चेंट्स वगैरह ने भी अपने शॉप्स और होम्स बना लिए। एक ऑफिस बन गया जहां पे जितने गवर्निंग ऑफिशियल्स हैं टाउन के वो मीट कर सके। बाकी जगहों पे, अब एक जगह पर हमने ये देख लिया कि आउट ऑफ नेसेसिटी हमें धीरे धीरे अब टाउन का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। कुछ जगहों पे जो टाउन्स थे वो कहाँ बन रहे थे? अगर कोई बड़ा सा कैसल है उसके अराउंड, या फिर बिशप्स की जो एस्टेट्स है उसके अराउंड, या फिर बड़े बड़े चर्चेस के अराउंड भी टाउन्स डेवलप होने लग गए। ये जो टाउन्स में रहने वाले लोग हैं वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे अपने लॉर्ड को। वो बोलेंगे कि भाई लॉर्ड आपका लैंड है जिसमें हमारा टाउन बना है, तो आप हमारे से बदले में ले लो। टाउन्स ऑफर्ड द प्रोस्पेक्ट, न्यू आइडिया, एक न्यू अपॉर्चुनिटी ऑफर करते हैं कि टाउन्स में आपको पेड वर्क मिलेगा, टाउन्स में आपको फ्रीडम मिलेगी। और इसी तरीके से यंग पीपल ऑफ पेजेंट फैमिलीज टाउन्स को देखा करते थे। एक पॉपुलर सेइंग थी, टाउन एयर मेक्स फ्री। बेसिकली बहुत सारे लोग थे जो फॉर वर्क फॉर फ्रीडम टाउन्स में जा रहे थे। कौन वो लोग थे? जैसे कि बहुत सारे सर्फ्स हो गए। सर्फ्स भाग जाते थे अपने विलेजेस छोड़ के और टाउन्स में जाके छुप जाते थे। एक कस्टम था यहाँ पे कि अगर एक सर्फ एक साल एक दिन के लिए भाग गया और उसका मालिक उसको ढूंढ नहीं पाया, पकड़ नहीं पाया, तो वो फ्री हो जाएगा। इट्स हार्ड टू बिलीव समटाइम्स कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, नॉट सम पोएटिक फैंसी, बट ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती रहती है कहीं ना कहीं। ये भी एक नया चीज था, अगर नहीं ढूंढ पाया एक साल एक महीने एक दिन तक तो आप आजाद। तो बहुत सारे फ्री पेजेंट्स हमारी सोसाइटी में रहते थे, फ्री पेजेंट्स भी हमारे टाउन में रहते थे, और ऐसे
एस्केप्ड सर्फ जो अब एक साल एक दिन से गायब है, तो ये भी आजाद होके अब हमारे टाउन्स में घूम रहे थे, जो कि अनस्किल्ड लेबर, ये टर्म आप हिस्ट्री में कई जगहों पे देखोगे, अनस्किल्ड लेबर, मीनियल वर्क, मीनियल लेबर, इसका मतलब क्या कि जो भी काम आप सोच सकते हो कि भाई एग्रीकल्चर लेबर कुछ प्रोवाइड करनी है, कुछ उठा के इधर उधर रखना है, ये सारे जो काम है इनको हम अनस्किल्ड लेबर या फिर मीनियल टास्क बुलाते हैं। तो ये लोग अनस्किल्ड लेबर प्रोवाइड कर रहे थे। फिर शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स थे टाउन्स में, जो कि बहुत ह्यूज नंबर्स में थे और ये भी अपने ट्रेडिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे। फिर हमें स्पेशलाइज्ड स्किल्स वाले लोग जैसे कि बैंकर्स हो गए, लॉयर्स हो गए, इनकी भी जरूरत थी, तो ये भी टाउन्स में इमर्ज हो रहे थे। और बड़े बड़े टाउन्स की 30,000 तक की पॉपुलेशन हो सकती थी। तो बेसिकली इस टाउन सेक्शन को आप बुला सकते हो सोसाइटी का फोर्थ ऑर्डर। तो हो सकता है क्वेश्चन आपको फोर्थ ऑर्डर के बारे में ही पूछे, तब यहाँ पे डिटेल्स जो है वो लिख के आना। एक और नया टर्म आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा, वो है गिल्ड टर्म। ये हिस्ट्री में हर जगह पे आपको देखने को मिलेगा। इंडिया में इसको हम बुलाते हैं श्रेणी, यूरोपियन रीजन में इनको हम बुलाते हैं गिल्ड। इनका मतलब क्या है, जो इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस बन रही थी, कि मान लेते हैं ये सारे इतने सारे ब्लैकस्मिथ्स हैं, ये एक ऑर्गेनाइजेशन में इनको ऑर्गेनाइज कर दिया, तो इनका एक इंस्टीट्यूशन हो गया। ये सारे हमारे गोल्डस्मिथ्स का एक गिल्ड हो गया, ये सारे हमारे वीवर्स का एक गिल्ड हो गया। तो ऐसे अलग अलग इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, अलग अलग इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश हो रहे थे। और ये क्यों होंगे, ताकि ये सारी कम्युनिटी, एक जो कम्युनिटी है उसको ऑर्गेनाइज किया जा सके। रॉ मटेरियल कलेक्ट करके आ रहा है गिल्ड, उसके प्राइसेस डिसाइड कर रहा है, जो भी प्रोडक्शन हो रहा है प्रोडक्शन की क्वालिटी मेंटेन कर रहा है, उसको सेल कर रहा है। तो ये एक बेसिक ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पता ही है आज की डेट में भी सेटअप की जाती है। तो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सेटअप की जा रही थी, ताकि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं ये प्रोडक्शन कर सकें, पूरा अपना काम को ऑर्गेनाइज किया जा सके। तो उसी चीज को आप एक्सप्लेन करके आएंगे कि जो एसोसिएशन थी ये हर एक चीज को मेंटेन करने का काम करती थी, प्राइस, सेल, प्रोडक्ट क्वालिटी। एंड इनके लिए हमें गिल्ड हॉल देखने को मिलता है, जो हर एक टाउन में होता था। बेसिकली अलग अलग गिल्ड के जो हेड्स हैं, जो लीडर्स हैं, वो यहाँ पे मीट्स कर सकते हैं इस गिल्ड हॉल में। यहाँ पे कोई फंक्शन वगैरह होना है तो वो इस गिल्ड हॉल में किया जा सके, तो गिल्ड हॉल के बारे में लिख के आ जाना। यहाँ के जो हमारे टाउन्स के जो वॉल्स होते थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे गार्ड्स होते थे, जो इसको पेट्रोल करते थे, इसको सिक्योर करने का काम करते थे। टाउन्स में हमें म्यूजिशियंस देखने को मिल जाते हैं, जो फीस्ट वगैरह में अपना इंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक वगैरह प्ले करते थे। प्लस सिविक प्रोसेशंस में, प्रोसेशन टर्म भी आपको हिस्ट्री में कई जगहों पे देखने को मिलेगा। प्रोसेशन मतलब जो जुलूस वगैरह निकलते थे, उनमें भी ये लोग म्यूजिशियंस हायर किए जाते थे इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए। एंड जो ट्रेवलर्स होते थे सोसाइटी के लिए, उनको इन कीपर्स हेल्प करते थे। इन टर्म भी आपको हर जगह देखने को मिलेगा हिस्ट्री में। इन टर्म यूज किया जाता है बेसिकली एक ऐसी जगह पे लिए, गेस्ट हाउसेस के लिए, होटल्स मोटल्स के लिए, जहाँ पे जो ट्रेवलर्स वगैरह थे वो रुका करते थे। अगेन 11th सेंचुरी आते आते ट्रेड रूट्स हमारे वेस्ट एशिया के साथ डेवलप होने लगे। ये हमारा यूरोप है, ये हमारा वेस्ट एशिया, तो इनके आपस में ट्रेड हो रहा था। स्कैंडिनेवियन जो मर्चेंट्स थे, स्कैंडिनेवियन मतलब हमारे नॉर्दर्न यूरोप के जो नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वाले जो मर्चेंट्स थे, अब वो नॉर्थ सी से नीचे साउथ की तरफ जा रहे थे और सदर्न ट्रेड में पार्टिसिपेट कर रहे थे। क्या ट्रेड कर रहे थे, एनिमल के फर्स बेच रहे थे, हंटिंग हॉक्स। बेसिकली इस टाइम पीरियड में ना हंटिंग हॉक्स, बेसिकली हॉक्स जो बर्ड्स है उनको ट्रेन किया जाता था हंट करने के लिए। तो लोग खरीदते थे इनको कि भाई हमारे पास एक हंटिंग हॉक होगा तो हमारे लिए ट्रेड, हमारे लिए छोटे मोटे जानवर वगैरह को हंट करने में हेल्प करेगा। तो लोग हंटिंग करते थे, तो हंटिंग हॉक्स भी रखा करते थे। उसको क्लॉथ के लिए ट्रेड करके आ रहे थे। इंग्लिश ट्रेडर्स आ रहे थे टिन बेचने के लिए। फ्रांस में 12th सेंचुरी तक हमें देखने को मिलता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज और क्राफ्ट प्रोडक्शन काफी ज्यादा बढ़ रहा था। पहले जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स होते थे वो एक मैनर टू दूसरे मैनर ट्रेवल किया करते थे, लेकिन अब वो लोग क्या कर रहे हैं, अब वो लोग एक जगह पर सेटल हो रहे हैं जहां पे वो प्रोडक्शन भी कर रहे हैं एंड वहीं पे वो ट्रेड भी कर रहे हैं। अपना जो प्रोड्यूस है वो फूड के लिए एक्सचेंज में ट्रेड कर लेते थे। जैसे जैसे टाउन्स बढ़ रहे थे, जैसे जैसे ट्रेड बढ़ रहा था, टाउन मर्चेंट्स और जो ट्रेडर्स वगैरह थे हमारे टाउन्स के, वो काफी ज्यादा रिच एंड पावरफुल होते चले जा रहे थे। इनकी पावर नोबिलिटी क्लास की पावर के बराबर भी होने लग गई थी और इनके पास पैसा बहुत ज्यादा आ रहा था। तो पैसा यूज कहाँ किया जाएगा, इस पैसे का ही जो रिच मर्चेंट्स थे वो लोग यूज करते थे चर्चेस वगैरह को डोनेशंस वगैरह देने में। 12th सेंचुरी से हमें देखने को मिलता है कि बड़े बड़े कैथीड्रल्स बनाए जा रहे थे। कैथीड्रल मतलब क्या होता है, अगर किसी एरिया का मेन चर्च है जहां पे हमारा बिशप प्रिसाइड करता है, उसके अंडर में हो सकता है मल्टीपल चर्चेस भी हो, लेकिन हेरार्की में ये जो कैथीड्रल्स होते थे ये हमारी सोसाइटी के सबसे पावरफुल चर्चेस वगैरह थे। काफी बड़े बड़े इनको बनाया जा रहा था। तो कैथीड्रल्स बन रहे थे हमारे फ्रांस में 12th सेंचुरी से। एंड ये मोनास्ट्रीज को बिलोंग करते थे, लेकिन इनको बहुत सारे अलग अलग ग्रुप्स ऑफ पीपल जो थे ये इनको डोनेट
कर रहे थे, लेबर मटेरियल मनी डोनेट कर रहे थे इनको बनवाने के लिए। जो कैथीड्रल्स होते थे वो स्टोन से बन रहे होते तो कई साल लगते थे इनको पूरा कंप्लीटली बनने में। जैसे जैसे ये कैथीड्रल्स बन रहे थे इनके आसपास का जो रीजन था वो काफी ज्यादा पॉपुलेट हो जाता था, ये सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज बन जाते थे एंड यहाँ पे टाउन्स वगैरह भी डेवलप हो जाते थे। वही बात जो आपको हर सोसाइटी में हर जगह देखने को मिलती है। इंडिया में फॉर एग्जांपल शिरडी है साईं बाबा का हमारे, या फिर कोई भी एग्जांपल आप पकड़ लो तो वहां पे भी ये सारे फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे जो यहाँ पे भी हो रहे थे। अब एक क्वेश्चन इन कैथीड्रल्स के बारे में पूछेगा, इनके डिजाइन के बारे में, इनके फीचर्स के बारे में पूछेगा, तो क्या लिख के आओगे? जो कैथीड्रल्स होते थे हेडिंग बना देना, यहाँ पे ऐसे डिजाइन किया जाता था इनको कि जो प्रीस्ट की वॉइस है वो पूरे हॉल में बहुत अच्छे से सुनाई दे अगर वो कुछ बोल रहा है तो, या फिर मॉन्क्स वगैरह सिंगिंग कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छे से पूरे रीजन में सुनाई दे, पूरे हॉल्स में से जितने भी लोग आए हैं सबको वो सुनाई दे। या फिर यहाँ पे जो बेल होती थी जिसको बजाया जाता था उसकी चाइमिंग से सबको पता चलता था कि प्रेयर होने वाली है। तो कंस्ट्रक्शन ऐसे किया गया था कि जब सब आवाजें हैं जो साउंड्स हैं वो बहुत दूर दूर तक बहुत अच्छे से सुनाई दे, ऐसा डिजाइन था इनका। प्लस यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास यूज किया जा रहा था। स्टेन्ड ग्लास का एग्जाम्पल है ये। स्टेन्ड ग्लास मतलब क्या? कलर्ड ग्लास यूज किया जा रहा था जो कि बहुत सुंदर भी लगता था और ये भी आपको कई चर्चेस में देखने को आज भी मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो कई बिल्डिंग्स में होता है ऐसा स्टेन्ड ग्लास। तो इन स्टेन्ड ग्लासेस के बारे में लिख के आना कि जो ग्लासेस होते थे, अब सनलाइट जब पड़ेगी दिन के टाइम पे तो अंदर की तरफ से इनको आप देखोगे तो ये चमकेंगे क्योंकि बाहर से सनलाइट पड़ रही है, लेकिन रात के टाइम पे जब अंदर कैथीड्रल्स के अंदर कैंडल्स जलाई जाती थी तो बाहर से ये चमकते हुए दिखते थे, बाहर से ये रेडिएंट दिखते थे। ये एक फीचर लिख के आ जाना। और एक और फीचर लिख के आना कि इन ग्लास विंडोज में अक्सर हमें बाइबल की स्टोरीज वगैरह थ्रू पिक्चर्स दिखाई जा रही होती थी। तो एक बहुत पोएटिक लाइन लिखी हुई है कि इवन द इलिटरेट पीपल कुड रीड दिस पिक्चर्स। अब पहले इसको देख लो, एक बड़ा सा हमें कैथीड्रल देखने को मिल रहा है और फिर इसको देख लो। इसको भी अगर आप पास से देखोगे तो एक घोड़ा है, एक बंदा है, एक क्रॉस है, ऐसे कुछ डिपिक्शन यहाँ पे किया हुआ है। इस बॉक्स में हमारे एबर्ट भाई बता रहे हैं कि पहले हमारे पास जो चर्च था काफी छोटा था लेकिन अब उसको हमने एक्सपांड करा लिया, उसको काफी बड़ा करा लिया। यहाँ पे हमने विंडोज वगैरह लगा लिए हैं, अच्छे हायर करके हमने इसको काफी डेकोरेट वगैरह किया जा रहा है, लेकिन इसको आपको रखने की जरूरत नहीं है। हम बात करते हैं क्राइसिस की जो हमारे यहाँ पे पड़ी 14th सेंचुरी में। अभी तक का जो इकोनॉमिक एक्सपांशन था वो 14th सेंचुरी में खत्म हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है ड्यू टू 3 फैक्टर्स। एक एक करके हम यहाँ पे बहुत सारी चीजें देखेंगे। अब नॉर्दर्न यूरोप में 13th सेंचुरी के खत्म होने के बाद जो पिछले 300 ईयर्स से क्या चल रहा है कि वार्म समर्स आ गए हैं जिसका एग्रीकल्चर ज्यादा हो पा रहा है, वो खत्म हो गया। वापस से बिटर कोल्ड समर्स, इंटेंस कोल्ड समर्स का सीजन आ गया एंड जिसके कारण जो क्रॉप ग्रोइंग सीजन होता है वो शॉर्टन हो गया, बाय अ मंथ शॉर्टन हो गया इस बार। अगेन कल्टीवेशन अब ड्रॉप हो जाएगा, स्पेशली हायर ग्राउंड्स पे कल्टीवेशन एनीवे थोड़ा सा कमजोर होता है, वहां की फर्टिलिटी कम होती है, वहां पे स्पेशली अब प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा होगा। स्टॉर्म्स आ गए, ओशन जनरेटेड फ्लड्स हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जिसके कारण फार्म स्टेट्स डिस्ट्रॉय हो गए। फार्म स्टेट्स मतलब क्या? इतना बड़ा फार्म है तो यहाँ पे फार्म का जो बान जहां पे है, जहां पे स्टेबल्स हैं, जहां पे बिल्डिंग्स हैं, हाउसेस हैं, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। उनके लिए फार्मस्टेड टर्म यूज किया जाता है। तो वो डिस्ट्रॉय होने लग गए जिसके कारण अब गवर्नमेंट के जो टैक्सेस हैं वो कम होंगे क्योंकि अब पूरा इकोनॉमिक एक्सपांशन जो था वो अब कोलैप्स करने लग गया है, तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी कम मिलेंगे। प्लस जो फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण जो बेटर अपॉर्चुनिटी सोसाइटी में हमने पहले डिस्कस करी थी अब वो 13th सेंचुरी के पहले की थी, 13th सेंचुरी के बाद हमें देखने को मिलता है कि वो कम हो रही थी, वो खराब हो रहे थे, डिसफेवर मिल रहा था अब सारे फैक्टर्स का। जिसके कारण अब क्या होता है? रिक्लेमेशन ऑफ लैंड मतलब होता है कि लैंड को कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर करना। तो अब जो पहले क्या हो रहा है, पहले जो फेवरेबल कंडीशन का जब पीरियड था तो पास्चर लैंड को, फॉरेस्ट लैंड को रिक्लेमेशन किया गया, मतलब उसको कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया गया। वहां पे अब कल्टीवेशन हो रहा है, फॉरेस्ट कट डाउन हो गया, पास्चर लैंड खत्म हो गया, सब जगह पे अब एग्रीकल्चर हो रहा है। लेकिन इसके बाद क्या होता है? इंटेंस प्लाउइंग यहाँ पे हो गई, बहुत इंटेंस कल्टीवेशन हो गया। इवन दो ये लोग 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन यूज कर रहे थे, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो डिटीरियोरेट हो गई, वो अब उतना ज्यादा प्रोडक्शन नहीं दे पाएगी क्योंकि अब वो डिटीरियोरेट हो चुकी है। बेसिकली जो सॉइल कंजर्वेशन होना चाहिए था वो ये लोग नहीं कर पाए।
प्लस पास्चरेज मतलब जो पास्चर लैंड है वो भी शॉर्टन कर दिया गया है, वो भी कम हो गया है, जिसके कारण नंबर ऑफ जो कैटल है, गाय बैल की जो पॉपुलेशन है वो भी सोसाइटी में कम हो रही है। पॉपुलेशन ग्रोथ तो बहुत ज्यादा हो गई लेकिन इट आउटस्ट्रिप्ड द रिसोर्सेस, मतलब क्या कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लेकिन रिसोर्सेस उतनी ज्यादा नहीं थी, रिसोर्सेस को आउटग्रो कर गई पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेस खत्म भी हो रही हैं, डिप्लीट भी हो रही हैं। तो इमीडिएट रिजल्ट हमें क्या देखने को मिलता है, फेमाइन्स आ जाते हैं, मतलब फूड शॉर्टेजेस वगैरह आ जाते हैं। यूरोप के पीरियड में, यूरोप में 1315 और 17 के बीच के पीरियड में हमें फेमाइन्स देखने को मिलते हैं। 1320 के पीरियड में मैसिव कैटल डेथ हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ ट्रेड भी अफेक्ट हुआ क्योंकि मेटल मनी के शॉर्टेज हो गई थी। बेसिकली अब जो सिल्वर माइंस है ऑस्ट्रिया के, सर्बिया के, वो उतना प्रोडक्ट आउटपुट जनरेट नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो गवर्नमेंट थी उसको अपने करेंसी में सिल्वर कंटेंट कम करना पड़ा और उसमें चीपर जो मेटल्स है उनको मिक्स इन करना पड़ा। लेकिन द वर्स्ट इज येट टू कम। जैसे जैसे सोसाइटी में 13th 14th सेंचुरी में ट्रेड बढ़ रहा है, बहुत सारे गुड्स को कैरी करते हुए शिप्स आ रही है यूरोपियन पोर्ट्स में, लेकिन वो सिर्फ गुड्स लेके नहीं आ रही है, वो रैट्स भी लेके आई, और ये रैट लेके आते हैं यहाँ पे ब्यूबोनिक प्लेग इन्फेक्शन, जो कि एक बहुत डेडली इन्फेक्शन था जो यहाँ पे फैल गया था। इसको बुलाया जाता है, एमसीक्यू में आएगा, द ब्लैक डेथ। लिख के मत आना, बस समझा रहा हूं कि क्या रीजन थे इसको ब्लैक डेथ बुलाया जाता है। एक रीजन बोला जाता है ये था कि इन्फेक्टेड बॉडीज में ब्लैक स्पॉट देखने को मिलते हैं। दूसरा एक मेन रीजन था, अगेन ये भी लिख के नहीं आना, एनसीईआरटी का नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि एक इंटरेस्टिंग डिटेल है कि एक बहुत डार्क एपिसोड था इस सोसाइटी का जिसको आप यहां से समझोगे। होता ये है कि 1347 1350 के पीरियड में ये फैलता है। इसका खुद का क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले ये डेट लिख के आ जाना। मॉडर्न एस्टिमेट्स हमें बताते हैं कि मोर्टेलिटी मतलब मोर्टेलिटी रेट मतलब होता है डेथ रेट, मोर्टेलिटी मतलब कितने लोग मर रहे थे इस एपिडेमिक में, इस प्लेग के कारण 20% ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन की डेथ हो गई। वेस्टर्न यूरोप पहले आइसोलेटेड था लेकिन जब से यहाँ पे ट्रेड हुआ उसके बाद यहाँ पे ये लिख के आना, उसके बाद लिखना कि 20% ऑफ होल ऑफ यूरोप की पॉपुलेशन डाइड एंड कुछ जगहों पे 40% ऑफ द पॉपुलेशन डाइड। अब हो सकता है आप में से कुछ हमारे आर्ट्स के बच्चे हो, मैथ्स वाले नहीं हो, कुछ लोगों को 20% उतना बड़ा नंबर ना लगे। अगर एक कंपैरिजन दूं तो कोविड-19 में 0.some% पीपल डाइड, यहाँ पे 20%, कुछ एरियाज में 40%, थेनोस वाला काम हो गया यहाँ पे, विच इज अ वेरी बिग नंबर। इस बॉक्स से आपको कुछ चीज समझ में आएगी। पहली लाइन यहाँ पे क्या लिखी हुई है, कुछ लोग होते थे मैन एंड वुमेन जो ब्रेकफास्ट अपने लोगों के साथ कर रहे थे और रात का जो सपर था, रात का जो डिनर था अपने एंसेस्टर्स के साथ। वाह, क्रेजी भाई। बेसिकली इट शोज कि भाई कितने लोग मर रहे थे, हजारों में लोग मर रहे थे, कोई उनको देखने वाला नहीं था, कोई कुछ हेल्प करने वाला नहीं था। लोग ओपन स्ट्रीट में मर रहे थे, हाउसेस में मर रहे थे, और उनकी बॉडीज की स्टेंच, उनकी जब ऑर्डर आता था कि कोई यहाँ पे सड़ रही किसी की बॉडी, तब पता चलता था कि यहाँ पे लोग मरे पड़े हुए हैं। बेसिकली इतने लोग मर रहे थे कि उनको बैरी करने के लिए भी स्पेस कम पड़ रहा था। लिखा हुआ है कि ट्रेंचेस, थोड़े थोड़े गड्ढे खोद दिए जाते थे, पूरी बॉडीज को डाल दिया जा रहा था, थोड़ी थोड़ी उनके ऊपर मिट्टी छिड़क दी जाती थी। इतने हजारों की गिनती में लोग मर रहे थे। एंड ये हमें एक डिस्क्रिप्शन, जियोवानी एक इटालियन ऑथर थे, उनका देखने को मिलता है। अब ऐसे जो बॉक्सेस हैं वो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ज्यादा होते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा तो मेन यहां से आपको क्या क्या पॉइंट्स और बनाने हैं, पीछे वाले बनाना और लिखना कि जो ट्रेड सेंटर्स थे, हमारे जो सिटी थे, सिटी एरिया सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे थे। मोनास्ट्रीज और जो कन्वेंट्स, हमारे जो रिलीजियस बॉडीज थे, ऑर्गेनाइजेशंस हमारे, इनके बारे में लिख के आना कि यहाँ पे सारे मंक्स नन्स वगैरह रहा करते थे। अगर एक को भी इन्फेक्शन फैलता था तो उससे सारे लोग को इन्फेक्ट कर देता था वो इन्फेक्शन, और सारे लोग मर जाते थे, कोई भी सरवाइव नहीं कर पाता था। ये जो प्लेग था ये सबसे ज्यादा हिट कर रहा था इन्फेंट्स, यंग पॉपुलेशन और एल्डरली पॉपुलेशन को। ऐसा ही प्लेग रिपीट हुआ 1360s और 70s के पीरियड में भी। और लास्ट लाइन बना के आना यहां से कि यूरोप की पॉपुलेशन जो हमने देखा 73 मिलियन हो गई थी 1300 में, वो 15th सेंचुरी 1400 आते आते 45 मिलियन तक ड्रॉप कर गई, विच इज अ ह्यूज नंबर। ये जो कैटास्ट्रॉफी, ये जो एक डिजास्टर्स एपिसोड हमें देखने को मिला, इसके साथ आता है इकोनॉमिक क्राइसिस। बेसिकली जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर था वो डिसलोकेट हो गया था, क्योंकि इतना ज्यादा डिपॉपुलेशन हो गया है कि
शॉर्टेज हो गई है लेबर की। अब इतना ज्यादा इम्बैलेंसेस आ गए हैं हमारे पास कि एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ नहीं कर सकते हम, हमारे पास लोग ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग में इम्बैलेंसेस देखने को मिलते हैं, क्योंकि आप ये नहीं कर सकते कि सब जगह सब चीजें एक साथ कंटिन्यू कर पाओगे। आपको अब पॉपुलेशन इतनी है कि आपको अब डिसाइड करना पड़ेगा कि यार एग्रीकल्चर करें कि ये करें, सब चीज आप नहीं कर पा रहे हो, इकोनॉमी को सस्टेन ही नहीं कर पा रहे हो। जो एग्रीकल्चर गुड्स की प्राइसेस थी वो एकदम ड्रॉप कर गई, क्योंकि लोग ही नहीं है खरीदने वाले। और जो हमारे लेबर के वेजेस थे, जो वेज रेट्स थे, जो इनकी सैलरीज थी, वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि अगेन लेबर ही नहीं थी। तो जितने लोग बचे थे उन्हीं को ज्यादा पैसा दिया जा रहा था कि आ जाओ भाई हमारे साथ आके काम करो। एग्रीकल्चर लेबर के बारे में लिख के आना कि इंग्लैंड में एज मच एज 250% इनकी इन द आफ्टरमैथ ऑफ ब्लैक डेथ के कॉन्सिक्वेंस में इनकी जो वेज रेट्स थे वो 250% बढ़ गए। 250 टाइम्स नहीं, 250% बढ़ गए, विच इज इक्वल टू अराउंड 2 टाइम्स और उससे थोड़ा ज्यादा भी बढ़ गए थे। तो लिख के आ जाना कि जो सर्वाइविंग लेबर फोर्स थी अब वो पहले के कंपैरेटिवली 2 टाइम्स अपना वेज रेट चार्ज कर रही है। अब एक क्वेश्चन तो मैं थोड़े से रिवोल्ट के बारे में पूछेगा तो क्या क्या लिख के आओगे। पहले लिख के आ सकते हो कि जो लॉर्ड्स की इनकम थी वो बहुत ज्यादा डाउनफॉल उसका आ गया था, तो अब वो वापस से उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। अब क्योंकि एग्रीकल्चर डिक्लाइन था, प्राइसेस एकदम ड्रॉप कर गए थे और लेबर के जो वेजेस थे वो राइज कर गए थे, तो अब इन लॉर्ड्स के पास एक डेस्परेट अटेम्प्ट का ख्याल आया कि भाई चलो यार जो पुराने फ्यूडल रिलेशंस है ना उनको वापस से लेके आते हैं। तो व्हाट दे ट्राइड कि भाई जो मनी कॉन्ट्रैक्ट्स है कि हम अब इकोनॉमी में मनी ट्रांजैक्शंस वगैरह कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज कैश के थ्रू ट्रेड कर रहे हैं, उसको चेंज करते हैं और एक काम करते हैं जो पुराना रिलेशन था कि भाई हम सर्विसेज वगैरह लेते थे इन पेजेंट से, वो ही वापस लेके आते हैं, लेबर सर्विसेज वाला ट्रेडिशन वापस से लेके आते हैं। लेकिन पेजेंट्स ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया, पेजेंट्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। स्पेशली जो बेटर एजुकेटेड और बेटर प्रॉस्परस एरियाज थे वहां पे हमें ये रिवोल्ट देखने को मिलता है। अब 1323 में ये पेजेंट रिवोल्ट हुआ फ्लैंडर्स में, 58 में फ्रांस में, 81 में इंग्लैंड में। अब इवन दो ये जो रेबेलियन था इसको एकदम क्रश कर दिया हमारे जो पेजेंट्स थे उन लोगों ने, लेकिन इससे हमें कुछ चीजें समझ में आती हैं। पहली चीज क्या, वो लोग जिन्होंने रईसी देखी अब वो वापस से गरीबी वाले एरिया में नहीं, गरीबी वाली लाइफ में नहीं जाना चाहते। तो वही चीज आप लिख के आएंगे कि जब इकोनॉमिक एक्सपांशन हो रहा था तो उसका जिन लोगों को फायदा मिला था सोसाइटी में, अब वो लोग स्पेशली यहाँ पे रिवोल्ट कर रहे हैं क्योंकि वो वापस से फ्यूडल रिलेशन में नहीं जाना चाहते। और दूसरी चीज लिख के आना कि इवन दो रिप्रेशन बहुत इंटेंस हुआ, रिप्रेशन मतलब इनका जो रिवोल्ट था उसको रिप्रेस कर दिया गया, उसको सप्रेस कर दिया, उसको दबा दिया गया, लेकिन इस पेजेंट रिवोल्ट की इंटेंसिटी इतनी तो थी कि वापस से फ्यूडल रिलेशन जो पुराने वाले थे उनको वापस से नहीं लगा जा पाया। एक बहुत प्यारी लाइन लिखी हुई है, द मनी इकोनॉमी वाज फार टू एडवांस टू बी रिवर्स, ये आप अपने आंसर में लिख के आ सकते हैं। एंड लॉर्ड्स ने रिवोल्ट को तो सक्सेसफुली क्रश कर दिया, लेकिन वो पुराने जो फ्यूडल प्रिविलेजेस थे, जो फ्यूडल इकोनॉमी थी, उसको रीइन्वेंट नहीं कर पाए। ऊपर आपको एक बॉक्स देखने को मिल रहा है, इसको आप पढ़ सकते हैं, वही चीजें जो हमने डिस्कस करी उसका एक समरी टाइप का एक टाइम पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है। हम बढ़ते हैं पॉलिटिकल चेंजेस देखते हैं। अब पॉलिटिकल स्पीयर में और सोशल स्पीयर में साथ में हमें डेवलपमेंट्स चेंजेस देखने को मिलते हैं। एंड 15th एंड 16th सेंचुरीज में हमें नए यूरोपियन किंग्स की पावर देखने को मिलेगी। ये लोग अपनी मिलिट्री और फाइनेंशियल पावर को बहुत ज्यादा कर रहे थे। जो नए पावरफुल स्टेट्स इन लोगों ने एस्टेब्लिश किए, इसका डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखोगे। पहले लिख के आना कि हिस्टोरियंस बोलते हैं कि भाई ये जो न्यू किंग्स हैं दे आर द न्यू मोनार्क्स। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा पावरफुल किंग्स की तरह इमर्ज हो रहे थे। कौन है ये लोग? लुई द 11th इन फ्रांस, मैक्सिमिलियन ऑस्ट्रिया के, हेनरी 8 इंग्लैंड के, इजाबेल और उनके पति फर्डिनेंड स्पेन के, ये लोग एब्सोल्यूटिस्ट रूलर्स की तरह इमर्ज हो रहे थे। बहुत ज्यादा ऑथोरिटेटिव पावर ये लोग होल्ड कर रहे थे। इनके बारे में लिख के आना कि इन्होंने स्टैंडिंग आर्मीज, अपनी प्रोफेशनल स्टैंडिंग आर्मीज रिक्रूट करना चालू कर दिया। बेसिकली अब ऐसा नहीं है कि पेजेंट्स को पकड़ लिया कि चलो वॉर करने चलना है, नहीं, प्रोफेशनल आर्मीज ये लोग इंट्रोड्यूस कर रहे थे। परमानेंट ब्यूरोक्रेसी कि भाई जो ऑफिशियल्स थे, जो गवर्निंग ऑफिशियल, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, उनको परमानेंट पोजीशन दी गई हमारे ब्यूरोक्रेसी में। बेसिकली अब काफी ज्यादा स्टैंडर्डाइजेशन हो रहा है। नेशनल टैक्सेशन के सिस्टम हमें देखने को मिलते हैं। स्पेन एंड पोर्टुगल के थ्रू यूरोप का ओवरसीज एक्सपांशन बहुत ज्यादा किया जा रहा है। एक रीजन अगर आपसे पूछता है क्वेश्चन कि क्यों ये सब हो पा रहा था, तो इन मोनार्कीज के ट्रायम्फ करने के, इनके सक्सीड करने के रीजंस क्या क्या थे, वो आप लिख के आएंगे। आप लिखेंगे कि जो
12th और 13th सेंचुरीज में सोशल चेंजेस आ रहे थे, उसके कारण अब ये नए चेंजेस पॉसिबल हो रहे थे। फॉर एग्जांपल लिख के आना कि पहले का जो फ्यूडल सिस्टम था अब वो डिसॉल्व कर गया था, जो लॉर्डशिप और वेसल्स का जो रिलेशन था बॉन्ड वाला वो खत्म हो गया था। एक और चीज की इकोनॉमिक ग्रोथ एकदम स्लो डाउन हो गई थी। तो अब हुआ ये था, जो किंग्स थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली अपनी पावर को एनहांस करने का, क्योंकि अब जो बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स उनके अंडर में बाकी जितने भी ग्रुप्स है, जितने भी लोग हैं, वो उतने ज्यादा पावरफुल नहीं बचे हैं सोसाइटी में। प्लस जो रूलर्स थे उन्होंने क्या क्या करना चालू किया, उन्होंने जो फ्यूडल लेवीज थे उसको उसका सिस्टम को खत्म किया कि भाई हमें किसी और की मिलिट्री नहीं चाहिए, हम खुद की मिलिट्री को बहुत स्ट्रेंथन करेंगे। तो खुद की आर्मीज को, खुद की जो प्रोफेशनली ट्रेंड इन्फेंट्री मतलब जो फुट सोल्जर्स होते हैं, उनको उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी और उनको उन्होंने इक्विप किया विद गन्स एंड सीज आर्टिलरी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट वेपन थी इस टाइम पीरियड की, एंड अपनी आर्मी को बहुत पावरफुल बनाया। जितने भी एरिस्टोक्रेसीज के एफर्ट्स थे, बाकी जितने भी नोबल्स के, बाकी जितने भी ग्रुप्स के एफर्ट्स थे, दे क्रम्बल्ड इन फ्रंट ऑफ द फायर पावर ऑफ दीज किंग्स, क्योंकि ये जो किंग्स थे वो सबको खत्म कर रहे थे, खुद की पावर को एकदम एब्सोल्यूट लेवल पे लेके जा रहे थे। नहीं भाई प्यार ही नहीं करते तुम लोग मेरे से, ठीक है भाई ठीक है, देख लो भाई, बिना करे देख लो, क्या कर सकते हैं, नहीं करने वालों को कौन रोक पाया है कमेंट। तो इतना तो आप समझ गए कि अब न्यू मोनार्क्स आ रहे हैं, अब उन्हीं के हम बारे में थोड़ी और यहाँ पे बातें करेंगे, इसको भी आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अब क्या हो रहा है, ये जो नए मोनार्क्स, जो नए किंग्स आए हैं अलग अलग रीजन्स में, इन्होंने टैक्सेशन करना चालू किया है, टैक्स को बढ़ा रहे हैं, जिसका यूज करके ये लोग अपनी बड़ी बड़ी आर्मीज बना रहे हैं, खुद को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी पावर्स को, अपने फ्रंटायर्स, अपने बॉर्डर्स को एक्सपांड कर रहे हैं। और आउटर एक्सपांशन नहीं, इंटरनल जो रेजिस्टेंस इनको फेस करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस किसके पास से आएगा, पहले की जो नोबिलिटी क्लास थी, जो एरिस्टोक्रेटिक ग्रुप्स थे हमारी सोसाइटी के विद इन के, जिन एरिस्टोक्रेसी टर्म यूज किया जा रहा है हमारे जो पुराने पावरफुल नोबल्स वगैरह थे उनके लिए, अब वो लोग रेजिस्ट करेंगे ना, वो लोग नहीं चाहते कि किंग्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाए, तो उनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस था उसको भी ये लोग फेस कर रहे थे एंड उसको भी ये लोग दबा रहे थे। ये जो सेंट्रलाइजेशन हुआ है कि किंग्स इतने ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, इसके अगेंस्ट बहुत सारा रेजिस्टेंस भी था। इसका खुद का क्वेश्चन आ सकता है। रेजिस्टेंस था एरिस्टोक्रेसी, जो हमारी नोबिलिटी क्लास है उसकी तरफ से, और अक्सर हमें कॉमन थ्रेड देखने को मिलता है कि जो रेजिस्टेंस था, जो ऑपोजिशन था, वो इन मोनार्कीज के टैक्सेशन के ऊपर था। लोग इतना ज्यादा टैक्स नहीं देना चाहते थे, लोग अपनी पावर्स को लूज नहीं करना चाहते थे। तो लिख के क्या हो गया, आप लिख के आप आएंगे, अरे हाँ आप आएंगे कि इंग्लैंड में हमें रिबेलियंस देखने को मिलते हैं 1497, 1536, 1547, 1549 और 1553 में, लेकिन दे वर पुट डाउन, इनको सप्रेस कर दिया गया। लुई द 11 फ्रांस के रूलर के अगेंस्ट हमें स्ट्रगल्स देखने को मिलते हैं। इनको बहुत He had to wage a long struggle, बहुत लंबा एक स्ट्रगल करना पड़ा अगेंस्ट द ड्यूक्स एंड प्रिंसेस, इनके जो रीजन्स थे उनके अगेंस्ट, जो लेसर नोबल्स, जो लोअर रैंक्स के नोबल्स थे हमारे सोसाइटी के, जो लोकल असेंबली बॉडीज वगैरह के मेंबर्स थे, ये लोग भी अपने रॉयल यूजरपेशन, बेसिकली इनका यूजरपेशन मतलब इनकी जो पावर्स इनके हाथ से छिन गई है, फोर्सिबली इनकी पावर को छीना जा रहा है, खत्म किया जा रहा है, इसके अगेंस्ट थे ये लोग कि भाई हमारी पावर्स मत छीनो है, आप ये नहीं कर सकते, आप हमें हमारे अगेंस्ट। तो ये एक पॉइंट लिख के आना, ये वर्ड आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना सिंपलर वर्ड्स में भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। बहुत सारी रिलीजियस वॉर्स हो रही थी अलग अलग रिलीजियस ग्रुप्स के बीच में फ्रांस में, लेकिन उनमें भी हमें देखने को मिलता है कि 16th सेंचुरी की जो ये रिलीजियस वॉर्स थी वो भी एक तरफ से यही दिखा रही थी कि रॉयल प्रिविलेज और रीजनल लिबर्टीज के बीच में वॉर हो रही थी, कि भाई जो मोनार्क्स वगैरह आ रहे हैं वो जो पावर छीन रहे थे रीजनल लोकल एरियाज से, उनके और इन मोनार्क्स के बीच में हमें कहीं ना कहीं ये स्ट्रगल्स देखने को मिल रहे होते थे। लेकिन नोबिलिटी जो क्लास थी हमारी, जो एरिस्टोक्रेटिक क्लास थी, इसने फिर भी कुछ वेज निकाल लिए सर्वाइव करने के लिए। अब पहले इन्होंने हमें ऊपर क्या देखने को मिला कि जो नए रेजिम से, जो नया सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आ रहा था, इन किंग्स के वो अगेंस्ट जा रहे थे, उनको अपोज कर रहे थे, लेकिन इनको समझ में आ गया ये बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है। तो उन्होंने कुछ टेक्टिकल शिफ्ट किए। उन्होंने क्या किया कि चलो जाओ भाड़ में, हम अटैक नहीं करेंगे आपके अगेंस्ट, हम आपके लिए लॉयल हो जाएंगे। अब ये लोग किंग्स को सपोर्ट करने लग गए। तो बेसिकली अब वही जो पुराने फ्यूडल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, वही हमें इस नए एब्सोल्यूटिज्म में, जो नया ये एब्सोल्यूट मोनार्क्स आए हैं, इनके सिस्टम में हमें वही चीज देखने को मिलती है कि पहले किंग्स और हमें नोबल्स देखने को मिलते थे, लॉयल्टी का बॉन्ड था। अब ये नोबल्स अगेन इनके अगेंस्ट, इनकी तरफ लॉयल हो गए, तो इवन दो रेजिम एकदम चेंज हो गया है, लेकिन ये अभी भी सरवाइव कर रहे हैं, नोबिलिटी क्लास डिस्प्लेस नहीं हुई है। और वही हमें इस एब्सोल्यूटिस्ट फीचर में भी हमें वो फ्यूडलिज्म वाले फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली वो सेम क्लास ऑफ पीपल, जो नोबल क्लास थी हमारी, जो फ्यूडल सिस्टम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जो वहां पे लॉ
लॉर्ड्स की तरह काम किया करते थे, वो इस नए पॉलिटिकल सिनेरियो में भी डोमिनेट कर रहे हैं। इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में परमानेंट पोजीशंस मिल गई है, क्योंकि ये लोग अब किंग्स को सपोर्ट कर रहे थे, तो किंग्स ने बोला ठीक है आप हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में अपना अपना काम पकड़ लो। एंड इवन दो सिस्टम चेंज हो गया है, ये लोग अभी भी है, तो कुछ सिमिलरिटीज देखने को मिल गई, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी रहेंगे। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछता है कि ये नया रेजिम, नया सेटअप डिफरेंट कैसे था पहले वाले सेटअप से, तो क्या क्या लिख के आओगे? आप लिख के आना कि जो किंग था वो अब इस पिरामिड के एपेक्स में नहीं था। पहले क्या होता था, किंग टॉप पे था और उसके पर्सनल रिलेशंस चलते थे कि भाई आपको हमने लैंड दिया, उसके बदले में आप हमको ये प्रोवाइड करोगे, आपको हमने लैंड दिया, आपको हमने लैंड दिया, तो अलग अलग उसके पर्सनल रिलेशंस चला करते थे। जिसके पिरामिड में हमारा बैठा हुआ था किंग, वहां पे लॉयल्टी, वहां पे पर्सनल डिपेंडेंस मैटर करती थी। लेकिन अब वो इस नए कोर्टियर सोसाइटी के, इस नए रॉयल कोर्ट के सिस्टम के सेंटर में बैठा हुआ था। और इस नए सिस्टम में क्या है, एक नेटवर्क ऑफ पैटर्न क्लाइंट रिलेशनशिप स्टैब्लिश हुआ। इसका मतलब क्या है, गिव एंड टेक का रिलेशनशिप स्टैब्लिश हो गया था, जहां पे किंग्स जो था वो अलग अलग लोगों को पैट्रोनेज प्रोवाइड करता था, उसके बदले में उनसे सर्विसेज ले रहा होता था। कि भाई अलग अलग यूनिट्स थे जिनको पैसे वो दे रहा है, जिसके बदले में वो अलग अलग काम सर्व कर रहे हैं किंग के लिए। चाहे कोई भी मोनार्कियल पावर हो, चाहे वीक हो चाहे बहुत पावरफुल हो, उसको चाहिए कुछ ऐसे ग्रुप, उसको चाहिए कुछ ऐसे सेक्शंस जो कोऑपरेशन प्रोवाइड कर सके एंड अथॉरिटी को लीड कर सके। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उसके पास अगर नोबिलिटी के कनेक्शंस है तो वो उसके लिए काम कर रहे होंगे, एंड ये बनेगा, ये जो कनेक्शंस वो डेवलप करेगा वो करेगा पैट्रोनेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास पैसा है तो अलग अलग ग्रुप्स को पे कर रहा होगा, जिसके बदले में वो सर्विसेज ले रहा होगा। ये चीज ने अलाउ किया नॉन फ्यूडल ग्रुप्स को यहाँ पे पावर में आने के लिए। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप लिख के आएंगे कि भाई किंग को तो पैसा चाहिए पैट्रोनेज रिलेशंस डेवलप करने के लिए, जिसके लिए कई बार मर्चेंट्स या फिर बैंकर्स हो गए जो कि पावरफुल फिगर्स थे, ये पैसा उसको प्रोवाइड कर रहे होते थे। एंड क्योंकि इन लोगों ने पैसा दिया है, उनको भी काफी पावर मिल जाती थी कोर्ट में, काफी इन्फ्लुएंशियल फिगर्स ये लोग हो जाते थे, जो पहले के हमारे फ्यूडल सिस्टम में उतने ज्यादा इन्फ्लुएंशियल, उतने ज्यादा पावरफुल नहीं थे। वहां पे सिर्फ नोबिलिटी क्लास ऊपर आ सकती थी, लेकिन यहाँ पे अब हमें नए ग्रुप्स ऊपर आते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड किंग्स इस पैसे का यूज करते थे सोल्जर्स वगैरह के लिए, वेजेस देने के लिए, बाकी ग्रुप्स को पे करने के लिए, जिसके बदले में उनको सर्विसेज मिलती थी। तो बेसिकली जो नॉन फ्यूडल एलिमेंट्स थे अब वो इस सिस्टम में एंटर कर रहे थे इसके कारण। अब इस चैप्टर के एंड में हम थोड़ी थोड़ी हिस्ट्री की बात करेंगे जो फ्रांस और इंग्लैंड की है, जिसको हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में देखा है। एंड हम इस अच्छे पैराग्राफ से करेंगे। एक इंटरेस्टिंग डिटेल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी कि जो चेंजेस, पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस फ्रांस के हम देख रहे हैं, यही इनके फ्यूचर स्ट्रक्चर्स को शेप करेंगे। फॉर एग्जांपल फ्रांस में हमें चाइल्ड किंग लुई द 13th देखने को मिलते हैं फ्रांस के। बेसिकली इनके बहुत यंग एज में इनके फादर की डेथ हो गई थी, जिसके कारण ये पावर में आ गए थे। एंड 1654 में एक मीटिंग होल्ड की गई, फ्रेंच कंसल्टेटिव मीटिंग असेंबली की मीटिंग, बेसिकली एडवाइजरी ग्रुप की मीटिंग थी, क्योंकि ऑब्वियसली चाइल्ड किंग रूल खुद से नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पे इस मीटिंग के लिए हमें टर्म है एस्टेट जनरल। बेसिकली ये एडवाइजरी ग्रुप था एक, जो एडवाइस करने के लिए यूज किया जाता था किंग को। एंड इनकी मीटिंग हमें देखने को मिलती है। इसका रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया गया है कि इसमें हमें 3 हाउसेस देखने को मिलते हैं, जो 3 ऑर्डर्स, क्लर्जी, नोबिलिटी एंड द रेस्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। लेकिन जो किंग्स होते थे वो ऐसे किसी दूसरे पावरफुल ग्रुप को सपोर्ट करना नहीं चाहते थे। तो वही हुआ, अगले 2 इयर्स तक ऐसे ग्रुप्स को ऐसे हमारा जो एक दूसरा एडवाइजरी ग्रुप था किंग के अलावा, उसको समन नहीं किया गया, उसको इनवाइट नहीं किया गया, उसके एडवाइसेस वगैरह एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे थे। 1789 तक ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि किंग्स नहीं चाहते थे अपनी पावर्स को शेयर करना, किंग्स खुद की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को मेंटेन करना चाहते थे। लेकिन अगर अपन इंग्लैंड की बात करें तो थोड़ी सी अलग है। इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के पहले ही जो एंग्लो सेक्शंस जो हमारे ग्रुप्स थे, उनका हमें ग्रेट काउंसिल देखने को मिलता है, और जो भी किंग होता था वो कोई भी टैक्स बिना इनकी एडवाइस के इंपोज नहीं कर सकता था, बिना इनके कंसल्टेशन के इंपोज नहीं कर सकता था। यही फ्यूचर में हमें एज पार्लियामेंट डेवलप होता हुआ देखने को मिलता है, जिसमें हमें यहाँ के हाउस ऑफ लॉर्ड्स एक ग्रुप देखने को मिलता है, जिसमें लॉर्ड्स और क्लर्जी को रिप्रेजेंट किया जा रहा था पहले के टाइम पे। हाउस ऑफ कॉमन्स देखने को मिलता है, जिसमें टाउन्स और रूरल एरियाज के लोगों को रिप्रेजेंट किया जा रहा था। एंड अब आप समझोगे कैसे इनकी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री थी उसने फ्यूचर डेवलपमेंट्स को शेप किया। इंग्लैंड के हमारे जो किंग चार्ल्स 1 थे, इन्होंने 11 ईयर्स रूल किया, इतने से इतने
पीरियड तक विदाउट कॉलिंग द पार्लियामेंट, क्योंकि इनको भी वही था कि हम किसी और ग्रुप को पावर शेयर नहीं करना चाहते, हम खुद की एब्सोल्यूट अथॉरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। लेकिन ही वाज फोर्स्ड टू कॉल इट बिकॉज कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट थी इनको, जिसके कारण उन्होंने पार्लियामेंट को कॉल किया, अगेन पार्लियामेंट को समन किया। लेकिन पार्लियामेंट के कुछ सेक्शंस थे जो इनके अगेंस्ट हो गए एंड वो उनके अगेंस्ट वॉर कर देते हैं एंड इन्होंने उनको वॉर में हरा दिया, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, इनको ऑफ कर दिया गया, इनको डेथ सेंटेंस दे दिया गया एंड यहाँ पे रिपब्लिक को स्टेब्लिश कर दिया गया था। अगर आप रिपब्लिक टर्म को नहीं समझते तो प्लीज चैप्टर 2 को देख लो, क्योंकि अगर रिपब्लिक टर्म को नहीं समझते मतलब चैप्टर 2 तुमने नहीं पढ़ा है। तो ये मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा, ये वहीं से जाके समझो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये जो रिपब्लिक था ये ज्यादा देर तक चला नहीं, क्योंकि वापस से मोनार्की को रिस्टोर कर दिया गया था, लेकिन एक कंडीशन पे कि पार्लियामेंट वुड बी कॉल्ड रेगुलरली, कि पार्लियामेंट की जो मीटिंग है उसको रेगुलरली आपको होल्ड करना पड़ेगा। आज की डेट में जो फ्रांस है वहां पे हमें एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है, इंग्लैंड में हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इनकी हिस्ट्री इस तरीके से चली थी। 17th सेंचुरी के बाद दोनों ने अलग अलग डायरेक्शन लिया, जिसके कारण हमें अलग अलग चेंजेस, अलग अलग पॉलिटिकल सेटअप दोनों जगहों पे देखने को मिल जाते हैं। नहीं करने वाले को कौन रोक पाया? हो गया भाई, वीडियो खत्म, चलो निकल लो, बाय बाय।